21। खेल। समय हमेशा बहुत जल्दी बीत जाता था। जल्दी बेला को दूसरा खाना खाने की जरूरत होगी और इस समय मेरे घर में बिल्कुल भी खाना नहीं है। मैंने निकट भविष्य में इसे ठीक करने की योजना बनाई। इंसानों की दुनिया में लौटने का समय आ गया है। जब तक हम साथ थे, ये बोझ नहीं बल्कि खुशी थी। तो खाना, थोड़ी देर उसके करीब रहने का आनंद लेना और फिर मुझे उसे छोड़कर जाना था। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे परिचय से पहले चाली से अकेले में बात करना चाहेगी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी गली में मुड़ा, ये स्पष्ट था कि दोपहर के लिए मेरी उम्मीदें धरी की धरी रह गई थीं। चाली की हमेशा की जगह पर एक 1987 फोर्ड टैंप खड़ी थी, जो अब अच्छे दिन देख चुकी थी। और पोर्च की छत की कम सुरक्षा के नीचे एक लड़का व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी के पीछे खड़ा था। बेला ने उसे घर पर हरा दिया, बूढ़े आदमी ने सोचा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे, ये बेला है। लड़के के विचार बहुत उत्साहपूर्ण थे। मैं सिर्फ एक ही कारण सोच सकता था कि बिली ब्लैक बेला को उसके पिता से पहले आते देखकर दुखी क्यों होगा। और वह कारण एक टूटी हुई संधि से जुड़ा था। मुझे जल्द ही पुष्टि मिल जाती, बिली ने मुझे अभी तक नहीं देखा था। क्या वह भूल गया है कि संधि वास्तव में किसकी रक्षा करती है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। बेला ने मेरी ओर उलझन में देखा, हालांकि मुझे संदेह था कि मैंने इतनी धीमी आवाज में बात की है कि मेरे शब्द समझ में आ सकें। जेकब ने मुझे बिली से एक सेकंड पहले ही ड्राइवर की सीट पर देख लिया था। उसे फिर से, तो वह उससे डेटिंग कर रही होगी। उसका उत्साह गायब हो गया। नहीं, बिली के मन में एक चीख निकली और फिर एक मानसिक कराह। नहीं, मैंने उनकी आधी अधूरी आशंकाएं सुनी कि क्या उन्हें अपने बेटे को भागने के लिए कहना चाहिए। क्या बहुत देर हो चुकी है? और फिर उसका अपराध बोध। ये कैसे पता चला? मुझे एहसास हुआ कि मैं सही था, कि यह यात्रा कोई मासूम सामाजिक मुलाकात नहीं थी। ट्रक को फुटपाथ पर खड़ा करते हुए मैंने उस भयभीत आदमी से नजरें मिलाईं। ये सीमा लांघना है, मैंने इस बार साफ साफ कहा। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे होंठ पढ़ सकेगा। बेला तुरंत समझ गई। वह चाली को चेतावनी देने आया था। वह इस विचार से भयभीत लग रही थी। मैंने सिर हिलाया, बिली की नजरों से दूर नहीं हुआ। एक सेकंड और रुकने के बाद उसने नीचे देखा। मुझे इससे निपटने दो, बेला ने सुझाव दिया। मुझे ट्रक से उतरकर उन असहाय जोड़े के पास जाकर उन्हें डराना धमकाना, इतना करीब लाना कि मैं जो कुछ भी हूँ, उसके सभी छोटे छोटे संकेत मानो उस बूढ़े आदमी पर चिल्ला रहे हों, अपने दांत दिखाना और ऐसी आवाज में चेतावनी देना जो किसी भी तरह से मानवीय न लगे, उसके रोंगटे खड़े होते देखना और घबराहट से उसका दिल धड़कता हुआ सुनना। मुझे पता था कि यह एक बुरा विचार था। एक बात के लिए, कार्लसले को ये पसंद नहीं आएगा। दूसरी बात, हालांकि लड़का किंवदंतियों से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वह उन पर कभी विश्वास नहीं करेगा जब तक कि मैं उनके सामने न आऊं और अपना कम मानवीय पक्ष न दिखाऊं। शायद यही सबसे अच्छा है, मैंने सहमति जताई। लेकिन सावधान रहें, बच्चे को कुछ पता नहीं है। अचानक उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलक उठी। जब तक उसने कुछ नहीं कहा, मैं उलझन में था। जेकब मुझसे ज्यादा छोटा नहीं है। ये बच्चा शब्द था जिसने उसे अपमानित किया था। ओह, मुझे पता है, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। बेला ने आह भरी और दरवाजे के हैंडल तक पहुंची। उसे कोई खुशी नहीं हुई। मैं जितना था उससे अलग हो रहा हूँ। उन्हें अंदर ले आओ ताकि मैं जा सकूं। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मैंने वादा किया। क्या तुम्हें मेरा ट्रक चाहिए? मैं इस ट्रक से भी अधिक तेजी से पैदल घर जा सकता हूँ। वो एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर उसका चेहरा उतर गया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। वास्तव में, मैं करता हूँ। मैंने बिली ब्लैक की ओर देखा। वो फिर से घूर रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली तो उसने तुरंत नज़रें फेर लीं। जब तुम उनसे छुटकारा पालोगे। मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल रही है, थोड़ी ज्यादा। तुम्हें अभी भी चाली को अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, वह करा उठी। लेकिन जब वह चाली की प्रतिक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से चिंतित थी, मैं देख सकता था कि वह ऐसा करके आगे बढ़ती।
वो मुझे अपनी मानवीय दुनिया में एक लेबल देती, कुछ ऐसा जिससे मैं वहाँ का हिस्सा बन सकूं। मेरी मुस्कान नरम पड़ गई। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैंने एक बार फिर पोर्च पर मौजूद लोगों का मूल्यांकन किया। जेकब ब्लैक शर्मिंदा था, अपने पिता के बारे में सोच रहा था कि उसे बेला और उसके प्रेमी पर जासूसी करने के लिए बाहर घसीटा गया था। बिली ब्लैक अभी भी डर से भरा हुआ था, उसे उम्मीद थी कि मैं अचानक सभी को मारना शुरू कर दूंगा। यह अपमानजनक था। इसी मनोदशा में मैं बेला को अलविदा कहने के लिए झुकी। बूढ़े आदमी को परेशान करने के लिए मैंने उसके होंठों के बजाय उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। उसके सिर में चल रही पीड़ा भरी चीखें बेला के तेजी से धड़कते दिल की आवाज के आगे लगभग दब गई थी, और मैं कामना कर रहा था कि वे परेशान करने वाले मनुष्य गायब हो जाएं। लेकिन अब उसकी नज़रें बिली पर थीं और वो उसकी परेशानी का आकलन कर रही थी। जल्द ही उसने आदेश दिया। एक छोटी उदास नज़र के बाद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मैं एकदम शांत बैठा रहा जब वो हल्की बारिश में दौड़ती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। अरे बिली, हाय जेकब, उसने जबरदस्ती उत्साह के साथ कहा। चार्ली आज के लिए चला गया है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। ज्यादा देर नहीं, उस आदमी ने धीरे से कहा। वह मेरी तरफ देखता रहा और फिर दूर चला गया। उसने एक भूरे रंग का कागज का थैला दिखाया। मैं बस यही बात कहना चाहता था। धन्यवाद। आप 1 मिनट के लिए अंदर आकर अपने आप को क्यों नहीं सुखा लेते? उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे उसकी तीखी निगाहों का पता ही न हो। उसने दरवाज़ा खोला और फिर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो तब तक इंतज़ार करती रही जब तक वे घर के अंदर नहीं आ गए और उसके पीछे पीछे नहीं आ गए। लो, मुझे इसे लेने दो, उसने बिली से कहा और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। एक जल्दी से बेला के ट्रक से मेरे सामान्य पेड़ पर चला गया, इससे पहले कि वे यार्ड के इस तरफ के दृश्य वाली किसी भी खिड़की तक पहुंच सकें। मैं तब तक नहीं जाने वाला था जब तक कि ब्लैक्स नहीं चले जाते। अगर जनजाति के साथ चीजें फिर से तनावपूर्ण होने जा रही थीं, तो मुझे ये जानना जरूरी था कि बिली आज कितनी दूर जाने को तैयार है। फिर से मछली पकड़ने, हमेशा की तरह नीचे। शायद मैं दौड़कर उसे देख लूं। अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बुरा हो गया है। बेचारी बेला, उसे एहसास ही नहीं है। नहीं, बेला ने उसी समय तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब मेरे दांत भीग गए। वो कहीं नई जगह जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि दीवारों के पार से भी मैं सुन सकता था कि उसकी आवाज़ बहुत खराब थी। बिली ने भी गौर किया। यह क्या है? वह नहीं चाहती कि मैं चार्ली से मिलूं। उसे नहीं पता कि मुझे उसे चेतावनी क्यों देनी है। मैं बेला के चेहरे पर भाव देख सकता था जब वह इसका विश्लेषण कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी थोड़ी हठपूर्वक ऊपर उठी हुई थी। यह उसे अपनी एक बेटी की याद दिला रहा था, जो कभी मिलने नहीं आती थी। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। जैक, उसने धीरे से कहा, तुम कार से रेबेका की नई तस्वीर क्यों नहीं निकालते? मैं उसे भी चार्ली के लिए छोड़ दूंगा। कहाँ है? जेकब के शुद्ध, स्पष्ट विचार अब उदास हो गए थे, ट्रक में चुंबन को दोहराते हुए। इसने उसे उसके पिता की तुलना में बहुत अलग तरीके से प्रभावित किया। वह जानता था कि वो उसके बारे में उस तरह से सोचने के लिए बहुत बूढ़ी थी जैसा वह चाहता था, लेकिन सबूत देखकर उसे निराशा हुई। उसने एक बार नाक सिकुड़ी और फिर विचलित होकर सिहर उठा। उसने सोचा, यहाँ कुछ खराब हो गया है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कागज के थैले में अपने पिता द्वारा दिए गए उपहार पर प्रतिक्रिया कर रहा था। आज सुबह मुझे कुछ भी गलत गंध नहीं आई थी। मुझे लगता है कि मैंने इसे ट्रंक में देखा था, बिली ने सहजता से झूठ बोला। आपको इसके लिए खुदाई करनी पड़ सकती है। बिली या बेला ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक जेकब सामने के दरवाजे से बाहर नहीं निकल गया। उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह बारिश को अनदेखा करते हुए कार की ओर बढ़ा और एक आह भरते हुए पुराने कपड़ों और भूले हुए कबाड़ के ढेर को छानने लगा। वह अभी भी
उस चुंबन को दोहरा रहा था, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि बेला को ये कितना पसंद है। बिली और बेला दालान में आमने सामने थे। मैं कैसे शुरू करूं? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बेला मुड़ी और रसोई की ओर चली गई। उसने एक पल के लिए उसके पीछे जाती आकृति को देखा और फिर उसके पीछे चला गया। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा चरमराया, फिर सरसराहट की आवाज़ आई। बिली ने देखा कि कैसे उसने फ्रिज को जोर से पटक दिया और घूमकर उसका सामना करने लगी। उसने उसके मुंह की रक्षात्मक मुद्रा पर गौर किया। बेला ने पहले बात की, उसकी आवाज़ में अरुचि थी। उसने स्पष्ट रूप से तय कर लिया था कि अनजान बनने का कोई मतलब नहीं है। चार्ली लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। वो अपने ही कारणों से उस बात को गुप्त रख रही होगी। उसे भी यह बात पता होनी चाहिए। शायद मैं उसे चेतावनी देने के लिए इतना कह सकूं कि वो वास्तव में उसे न तोड़े। संधि। फिश फ्राई के लिए फिर से धन्यवाद। बेला के शब्द स्पष्ट रूप से एक बर्खास्तगी थे, लेकिन बिली को नहीं लगा कि जब वह अपनी बात पर अड़ा रहा तो वह आश्चर्यचकित दिख रही थी। उसने आह भरी और अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया। बेला, बिली ने कहा, उसकी आवाज़ अब सहज नहीं रही। अब वो गहरी और गंभीर हो गई थी। वो पूरी तरह से स्थिर खड़ी रही, जितना कि एक मनुष्य के लिए संभव था, और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। बेला, उसने दोहराया, चार्ली मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। हाँ, उसने बहुत धीरे से कहा, मैंने देखा है कि तुम कलन परिवार में से किसी एक के साथ समय बिता रहे हो। हाँ, उसने फिर कहा, अब अपनी शत्रुता को मुश्किल से छिपाते हुए। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद यह मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। तुम सही हो, उसने पलटकर जवाब दिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत गुस्सा। उसकी आवाज़ फिर से भारी हो गई क्योंकि उसने अपने शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। शायद आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन कुलीन परिवार की आरक्षण पर एक अप्रिय प्रतिष्ठा है। बहुत सावधान। वह लाइन के दाईं ओर ही रहा। वास्तव में, मुझे ये पता था। बेला के शब्द उसके शब्दों के ठीक विपरीत, बहुत तेजी से और तेजी से उड़े। लेकिन वह प्रतिष्ठा योग्य नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि कलन ने कभी आरक्षण पर पैर नहीं रखा, है ना? इससे वह अचंभित रह गया। वह जानती है। कैसे? और कैसे हो सकता है? वह नहीं जान सकती। वह पूरी सच्चाई नहीं जान सकती। उसके रंगीन विचारों ने मेरे दांत फिर से पीसने पर मजबूर कर दिए। ये सच है, उसने आखिरकार स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि आपको कलन के बारे में अच्छी जानकारी है। मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जानकारी है। शायद आपसे भी बेहतर जानकारी हो। उन्होंने उसे ऐसा क्या बताया होगा जिससे वह उनके प्रति इतनी रक्षात्मक हो गई? सच नहीं, कोई रोमांटिक परिक था, इसमें कोई संदेह नहीं। खैर, जाहिर है कि वह मेरी कही किसी भी बात से सहमत नहीं होगी। शायद उसे उससे सहमत होना पड़ा। क्या चार्ली को भी इतनी ही जानकारी है? उसने देखा कि उसका चेहरा और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया है। चार्ली को कुल्ले पसंद हैं बहुत। चार्ली को कुछ भी पता नहीं है। यह मेरा काम नहीं है, बिली ने कहा। लेकिन ये चार्ली का काम हो सकता है। बेला की निगाहें काफी देर तक उसके चेहरे के भावों को देखती रहीं। लड़की वकील जैसी दिखती है। हालांकि यह मेरा मामला होगा, फिर से, चाहे मैं इसे चार्ली का मामला समझूं या नहीं, है ना? उसने पूछा। ये वास्तव में एक प्रश्न की तरह नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अंततः बिली ने आह भरी। चार्ली वैसे भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं उसे फिर से अलग नहीं कर सकता। मुझे इस स्थिति पर नज़र रखने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है यह आपका भी काम है। बेला ने आह भरी और उसकी मुद्रा ढीली पड़ गई। धन्यवाद, बिली, उसने कहा। अब उसकी आवाज़ नर्म हो गई थी। जरा सोचो कि तुम क्या कर रही हो, बेला, बिली ने आग्रह किया। उसका जवाब बहुत जल्दी था, ठीक है। एक और विचार ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने जेकब की निरर्थक खोज पर बहुत कम ध्यान दिया था, बिली और बेला के गतिरोध पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ,
अरे यार, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। इस बात से पूरी तरह हताश कि उसके पिता उसे शर्मिंदा कर रहे होंगे, तथा इस बात का अपराध बोध भी था कि बेला ने संधि भंग होने के बारे में उसे बता दिया होगा। जेकब ने ट्रंक को जोर से बंद किया और सामने के दरवाजे की ओर भागा। बिली ने ट्रंक की आवाज़ सुनी और उसे पता चल गया कि उसका समय समाप्त हो गया है। उसने अपनी अंतिम अपील की। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो कर रहे हैं वह मत करो। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसका चेहरा नर्म हो गया था। बिली को एक पल के लिए उम्मीद जगी कि वो उसकी बात सुन रही है। जेकब ने सामने का दरवाज़ा जोर से खोला। बिली ने अपने कंधे पर नज़र डाली, इसलिए मैं बेला की प्रतिक्रिया नहीं देख सका। उस कार में कहीं भी कोई तस्वीर नहीं है, जेकब ने जोर से बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं इसे घर पर ही छोड़ आया हूँ, बिली ने कहा। बहुत बढ़िया, उसके बेटे ने भारी व्यंग्य के साथ उत्तर दिया। ठीक है, बेला, चार्ली को बताओ। बिली ने आगे बोलने से पहले एक क्षण प्रतीक्षा की। मेरा मतलब है कि हम वहाँ रुके थे। मैं करूँगी, उसने फिर से खटती आवाज में जवाब दिया। जेकब को आश्चर्य हुआ, क्या हम पहले ही जा रहे हैं? चार्ली देर तक बाहर रहेगा, बिली ने समझाया, और वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। ऊपर आने का क्या मतलब था? जेकब ने मन ही मन शिकायत की। बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो रहा है। ओह, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, बेला। जरूर, बेला ने कहा। अपना ध्यान रखना, बिली ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। जेकब ने अपने पिता को दहलीज पार करने और पोर्च की एक सीढ़ी नीचे उतारने में मदद की। बेला उनके पीछे पीछे दरवाजे तक गई। उसने खाली ट्रक की ओर देखा, फिर जेकब की ओर एक बार हाथ हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया, जबकि जेकब अभी भी अपने पिता को कार में चढ़ा रहा था। हालांकि मैं बेला के साथ मिलकर जो कुछ हुआ था, उसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब मैं पेड़ से उतरा और उसके घर के पीछे जंगल में से गुजरा, तो मैंने उसकी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए आवाज़ सुनी। दिन के समय पैदल ब्लैक्स का पीछा करना बहुत मुश्किल था। मैं हाईवे पर उनके साथ ठीक से नहीं चल सकता था। मैं जंगल की घनी गांठों में से अंदर बाहर निकलता रहा और मुझे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के विचारों को सुनता रहा। मैं ला पुश टर्नऑफ तक उनसे आगे निकल गया और बारिश वाले हाईवे पर पूरी गति से दौड़ने का मौका मिला, जबकि एकमात्र दिखाई देने वाली कार दूसरी दिशा में जा रही थी। एक बार जब मैं सड़क के पश्चिमी किनारे पर था, तो वहाँ बहुत सारी छुपने की जगह थी। मैंने पुरानी फोर्ड के आने का इंतजार किया, फिर अंधेरे पेड़ों के बीच से उनके समानांतर भाग गया। दोनों बात नहीं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने जेकब की कोई पिछली शिकायत मिस कर दी है। लड़के का दिमाग फिर से उस चुंबन को याद करने में व्यस्त था, और वह उदास होकर यह निष्कर्ष निकाल रहा था कि बेला इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। बिली का दिमाग एक याद में उलझा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे भी यह याद आ गया, एक अलग नजरिए से। ये 2.5 साल से ज्यादा पहले की बात है। उस समय मेरा परिवार देनाली में था। एक अर्धस्थायी घर से दूसरे घर जाने के दौरान यह एक छोटी सी शिष्टाचार यात्रा थी। वाशिंगटन वापस जाने के लिए जमीनी काम में एक अनोखा काम शामिल था। कार्लिसर ने पहले से ही अपनी नौकरी की व्यवस्था कर ली थी और एस्मे ने बिना देखे ही अपनी मरम्मत वाली जगह खरीद ली थी। मेरे भाई बहनों और मेरी नकली ट्रांसक्रिप्ट को फोक्स हाई स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन तैयारी का आखिरी चरण सबसे महत्वपूर्ण था, साथ ही सबसे असामान्य भी। हालांकि हम पहले भी उचित समय बीतने के बाद अपने पुराने घरों में वापस चले गए थे, लेकिन हमें अपने आगमन की पहले कभी चेतावनी नहीं देनी पड़ी थी। कार्लिसले ने इंटरनेट से शुरुआत की थी। उसे अल्मा यंग नामक एक शौकिया वंशावली विशेषज्ञ मिला था जो माँ का रिजर्वेशन में काम कर रही थी। एक और पारिवारिक इतिहास के प्रति उत्साही होने का दिखावा करते हुए उसने एप्रम ब्लैक के किसी भी वंशज के बारे में पूछा जो अभी भी इस क्षेत्र में रह सकता है। श्रीमती यंग कार्लिसले को खुशखबरी देने के लिए उत्साहित थीं। एप्रम के पोते और परपोते सभी ला पुश में रहते थे, जो तट के ठीक नीचे है।
बेशक उन्हें कार्लिसले को फ़ोन नंबर देने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें यकीन था कि बिली ब्लैक अपने बहुत दूर के चचेरे भाई से सुनकर रोमांचित होंगे। जब कार्लिसले ने अगली बार फ़ोन किया था, तब मैं घर में ही था, इसलिए जाहिर है कि मैंने कार्लिसले की कही हर बात सुनी थी। बिली को अब अपनी बात याद आ रही थी। यह एक बहुत ही सामान्य दिन था। जुड़वां बच्चे दोस्तों के साथ बाहर गए हुए थे, इसलिए घर पर सिर्फ बिली और जेकब ही थे। बिली उस लड़के को सिखा रहा था कि मैरोन की लकड़ी से समुद्री शेर कैसे बनाया जाता है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वो खुद को रसोई में ले गया, जिससे बच्चा अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने पिता के जाने का पता ही नहीं चला। बिली ने अनुमान लगाया था कि यह हैरी या शायद चार्ली है। उसने खुशी से जवाब दिया, हेलो, नमस्ते, क्या ये बिली ब्लैक है? वो फ़ोन के दूसरे छोर पर मौजूद आवाज़ को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसमें कुछ तीखा और स्पष्ट स्वर था, जिससे किसी कारणवश वह चौंक गया। हाँ, ये बिली है। कौन पूछ रहा है? मेरा नाम कार्लिसल कुलेन है, उस कोमल लेकिन तीखी आवाज़ ने बिली से कहा, और उसे ऐसा लगा जैसे उसके नीचे से ज़मीन खिसक रही हो। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। ये नाम और ये तीखी आवाज़ एक किंवदंती, एक डरावनी कहानी का हिस्सा थी। हालांकि उसे चेतावनी दी गई थी और तैयार किया गया था, लेकिन ये सब बहुत पहले हो चुका था। बिली ने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे उस डरावनी कहानी वाली दुनिया में रहना पड़ेगा। क्या मेरा नाम तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है? आवाज़ ने पूछा, और बिली ने देखा कि यह कितना युवा लग रहा था। सैकड़ों साल पुराना नहीं, जैसा कि होना चाहिए। बिली को अपनी आवाज़ खोजने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हाँ, उसने आखिरकार जोर से कहा। उसे लगा कि उसने एक हल्की सी आह सुनी है। यह अच्छी बात है, राक्षस ने उत्तर दिया। इससे हमारे लिए अपना कर्तव्य पूरा करना आसान हो जाता है। बिली का दिमाग सुन्न हो गया जब उसे एहसास हुआ कि राक्षस क्या कह रहा था। कर्तव्य, वह संधि के बारे में बात कर रहा था। बिली को उन गुप्त समझौतों को याद करने में कठिनाई हो रही थी जिन्हें उसने इतनी सावधानी से याद किया था। अगर राक्षस ने कहा कि उसे कोई कर्तव्य निभाना है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। बिली के चेहरे से सारा खून बह गया और दीवारें उसके चारों ओर झुकती हुई प्रतीत हुई, हालांकि वह जानता था कि वह अपनी व्हीलचेयर पर सुरक्षित और स्थिर बैठा है। तुम वापस आ रहे हो? वह घुटते हुए बोला। हाँ, राक्षस ने सहमति जताई। मुझे पता है कि यह सुनना आपके लिए अप्रिय होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जनजाति को कोई खतरा नहीं है, न ही फोक्स के लोगों को। हमने अपने तरीके नहीं बदले हैं। बिली को कुछ भी कहने को नहीं सूझा। वह अपने जन्म से पहले से ही इस संधि में बंधा हुआ था। वह विरोध करना चाहता था, धमकी देना चाहता था, लेकिन संधि हो या न हो, वो कुछ नहीं कर सकता था। हम फोक्स के बाहर रहेंगे। राक्षस ने कुछ संख्याएं बताईं, और बिली को यह समझने में कुछ समय लगा कि वे निर्देशांक, देशांतर और अक्षांश की रेखाएं थीं। उसने लिखने के लिए कुछ ढूंढा, और एक काली शार्पी तो ले आया, लेकिन कागज नहीं। फिर से उसने भारी स्वर में पूछा। इस बार संख्याएं अधिक धीरे धीरे आईं और बिली ने उन्हें अपनी बांह पर लिख लिया। मुझे नहीं मालूम कि आप समझौते के बारे में कितनी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे पता है, बिली ने बीच में टोकते हुए कहा। खून पीने वालों को उनके ठिकाने के आसपास 5 मील का दायरा मिला हुआ था जो जनजाति के किसी भी सदस्य के लिए वर्जित था। यह उस जमीन की तुलना में एक छोटी सी जगह थी जो जनजाति की थी, लेकिन इस पल में ये बहुत ज्यादा लग रहा था। वे बच्चों में से किसी को भी इस नियम का पालन करने के लिए कैसे मनाएंगे? उसने अपनी जिद्दी बेटियों और अपने खुशमिजाज बेटे के बारे में सोचा। उनमें से कोई भी किसी भी कहानी पर यकीन नहीं करता था, और फिर भी अगर वे कभी कोई मासूम गलती करते हैं, तो वे आसानी से खेल में शामिल हो सकते हैं। बेशक, राक्षस ने विनम्रता से कहा, हम भी यह अच्छी तरह जानते हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इससे आपको जो भी परेशानी हुई है, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन हम आपके लोगों पर किसी भी तरह का असर नहीं डालेंगे। बिली बस सुनता रहा, फिर से सुन्न हो गया।
हमारी वर्तमान योजना लगभग 1 दशक तक फोक्स में रहने की है। बिली का दिल रुक गया। 10 साल। मेरे बच्चे स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि कोई दो आपके कबीले के कितने बच्चे स्कूल आते हैं। नहीं, बिली फुसफुसाया। ठीक है, अगर कोई चाहे तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह असुरक्षित नहीं होगा। बिली के दिमाग में फोक्स के बच्चों के चेहरे घूम गए। क्या वह उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता था? मुझे अपना नंबर दे दो। हमें और अधिक सौहार्दपूर्ण बातचीत करके खुशी होगी। नहीं, बिली ने इस बार और अधिक दृढ़ता से कहा। बेशक, जो भी आपको सबसे अधिक आरामदायक लगे। और फिर एक घबराया हुआ विचार मन में आया। राक्षस ने अपने बच्चों के बारे में बात की थी। कितने? बिली ने पूछा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो। मुझे क्षमा करें, आप कितने हैं? पहली बार उस शांत, आत्मविश्वास से भरी आवाज में झिझक थी। कई साल पहले 2 और बच्चे हमारे परिवार में आ गए थे। अब हम 7 लोग हैं। बहुत धीरे से और जानबूझकर बिली ने फोन रख दिया। और फिर मुझे दौड़ना बंद करना पड़ा। मैं संधि रेखा तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इस खास याद ने मुझे इसे बहुत करीब से काटने से रोका। मैं उत्तर की ओर मुड़ा और घर की ओर चल पड़ा। तो बिली के विचारों से कुछ भी बहुत मददगार नहीं था। मुझे यथोचित रूप से यकीन था कि वो उसी पैटर्न का पालन करेगा, अपने सुरक्षित क्षेत्र में वापस लौटेगा और अपने साथियों से संपर्क करेगा। वे नई जानकारी के माध्यम से चर्चा करेंगे जो बहुत कम थी और उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। संधि ही उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। मैंने कल्पना की थी कि बिली की चाली के साथ पुरानी दोस्ती विवाद का विषय होगी। बिली चाली को अधिक विस्तृत तरीके से चेतावनी देने की अनुमति पाने के लिए बहुत संघर्ष करेगा। एक ठंडे व्यक्ति ने अपनी इकलौती बेटी को चुना था। एक शिकार, एक लक्ष्य, एक भोजन। मैं अनुमान लगा सकता था कि बिली हमारे रिश्ते का वर्णन कैसे करना पसंद करेगा। निश्चित रूप से बिली से ज्यादा निष्पक्ष दूसरे लोग उसकी चुप्पी पर जोर देंगे। फिर भी, बिली द्वारा चाली को अस्पताल में कार्लिसले के काम करने के खतरे के बारे में सचेत करने का पिछला प्रयास अच्छा नहीं रहा। इसमें काल्पनिकता की भरमार जोड़ने से निश्चित रूप से कोई मदद नहीं मिलेगी। बिली ने खुद ही यह पहचान लिया था। मैं लगभग घर पहुंच चुका था। मैं कार्लिसले को अपडेट और अपना विश्लेषण देना चाहता था। स्थिति वास्तव में और कुछ करने को नहीं था। मुझे यकीन था कि उसकी प्रतिक्रिया भी वैसे ही होगी। क्विल्यूट की तरह, हमारे पास संधि का अक्षरशः पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब कोई कार नहीं गुजर रही थी, तो मैं फिर से फ्रीवे पार करने लगा। जैसे ही मैं ड्राइव पर था, मैंने गराज से एक जानी पहचानी इंजन की आवाज़ सुनी। मैं सिंगल लेन के बीच में रुक गया और इंतज़ार करने लगा। रोसेली की लाल रंग की BMW कार मोड़ पर आकर रुकी। मैंने आधे मन से हाथ हिलाया। तुम्हें पता है कि अगर इससे मेरी कार खराब न होती तो मैं तुम्हें मार देता। मैंने सिर हिलाया। रोसेली ने एक बार अपना इंजन तेज किया, फिर आह भरी। मुझे लगता है आपने खेल के बारे में सुना होगा। बस मुझे जाने दो, एडवर्ड। मैं उसके मन में देख सकता था कि उसके मन में कोई मंजिल नहीं थी। वो बस यहाँ से दूर जाना चाहती थी। एमिट रहेगा, इतना ही काफी है न? कृपया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता कि यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, रोज, मैंने सरलता से कहा। मेरे बिना सभी को अधिक आनंद आएगा। मैंने कंधे उचका दिए। हो सकता है वो सही हो। मैं अच्छा नहीं रहूंगा। मैं मुस्कुराया। मुझे अच्छाई की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ सहनशीलता मांगी है। वह झिझकी। यह इतना भी बुरा नहीं होगा, मैंने वादा किया। हो सकता है कि तुम खेल में आसानी से जीत जाओ और मुझे बुरा दिखाओ। उसके मुंह का एक कोना ऊपर की ओर उठा और उसने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। मुझे एमिट और जेस पर मिलते हैं। वो हमेशा स्पष्ट मांसपेशी को ही चुनती थी। सौदा। उसने एक और गहरी सांस ली, तुरंत ही हमारे समझौते पर पछतावा हुआ। उसने बेला के साथ एक ही जगह पर होने की कल्पना करने की कोशिश की और संघर्ष किया।
आज रात कुछ नहीं होने वाला है, रोज। वह कोई निर्णय नहीं ले रही है। वह बस हमें खेल खेलते हुए देखेगी, बस इतना ही। इसे एक प्रयोग की तरह समझो। उसमें यह विस्फोट हो सकता है। मैंने उसे थका हुआ सा देखा। उसने आंखें घुमाईं। यदि यह काम नहीं करता है तो हम पुनः संगठित होंगे और कोई अन्य समाधान निकालेंगे। रोज़ली के पास ढेरों समाधान थे, जिनमें से ज्यादातर अपवित्र थे, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थी। वह कोशिश करेगी, लेकिन मैं देख सकता था कि वह सभ्य होने के लिए बहुत मेहनत नहीं करेगी। यह एक शुरुआत थी। मुझे लगता है कि मुझे कार बदल लेनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी कार को रिवर्स में डाला और घर की ओर वापस दौड़ा दिया। 0 से 60 की रफ्तार पर चढ़ते हुए वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गई। मैंने जंगल से होते हुए सीधे छोटा रास्ता लिया। अंदर एम्मेट बड़ी स्क्रीन पर एक ही समय में 4 अलग अलग बेसबॉल खेल देख रहा था। हालांकि उसका सिर दूसरी तरफ था और वह रोसेली की कार की आवाज़ सुन रहा था जो गराज में घुस रही थी। मैंने टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ आपको जो कुछ भी मिलेगा, वह आज रात जीतने में आपकी मदद नहीं करेगा। आपने रोज से खेलने के लिए बात की। मैंने एक बार सिर हिलाया और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई। मैं आपका आभारी हूँ। मैंने अपने होंठ भींचे, सच। वो ये जानकर हैरान था कि मैं स्पष्ट रूप से कुछ चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? बेला के सामने तुम्हारा व्यवहार सबसे अच्छा था। रोज कमरे से होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गई और हम दोनों को अनदेखा करती रही। एम्मेट ने मेरे अनुरोध के बारे में सोचा। वास्तव में इसमें क्या शामिल है? उसे जानबूझकर नहीं डराना चाहिए। उसने कंधे उचकाए, ठीक लगता है। उत्कृष्ट। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। पिछले कुछ महीने एम्मेट के लिए असामान्य रूप से उतार चढ़ाव भरे रहे, पहले मेरे मूड के कारण और फिर मेरी अनुपस्थिति के कारण। मैंने लगभग माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मुझे पता था कि अब वो मुझसे नाराज नहीं था। एम्मेट वर्तमान में जीता था। एलिस और जैस्पर कहाँ हैं? एम्मेट फिर से खेल देख रहा था, शिकार कर रहा था। जैस्पर तैयार रहना चाहता था। मज़ेदार बात ये थी कि वह आज रात के लिए उत्साहित था, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा। यह अजीब है, मैंने सहमति जताई, हालांकि मुझे इसके कारण के बारे में थोड़ी और जानकारी थी। एडवर्ड, प्रिया, मैं तुम्हें मेरे फर्श पर टपकता हुआ सुन सकता हूँ। कृपया कपड़े बदल लें, कुछ सूखा लें और उसे पोंछ लें। माफ करना, एस्मे। मैंने इस बार चाली के लिए कपड़े पहने और एक शानदार रेन जैकेट निकाली जिसे मैं शायद ही कभी पहनता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना चाहता था जो मौसम को गंभीरता से लेता है, ठंड और नमी से बचने के बारे में चिंतित रहता है। ये छोटी छोटी बातें ही थीं जो इंसानों को सहज बनाती हैं। मैंने स्वतः ही अपनी बोतल का ढक्कन अपनी नई जीन्स की जेब में रख लिया। जब मैं पोछा लगा रहा था तो मैंने आज रात बेसबॉल क्लियरिंग तक की छोटी यात्रा के बारे में सोचा और महसूस किया कि कल के बाद बेला शायद हमारे गंतव्य तक मेरे साथ दौड़ने के लिए बहुत उत्सुक न हो। मुझे पता था कि थोड़ी दौड़ तो लगनी ही होगी, लेकिन मैंने सोचा कि दूरी जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। क्या मैं आपकी जीप उधार ले सकता हूँ? मैंने एम्मेट से पूछा। बढ़िया जैकेट है। वह हंसा। कोशिश करो कि सूखे और आरामदायक बने रहो। मैं अत्यधिक धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता रहा। जरूर, उसने सहमति जताई। लेकिन अब तुम पर मेरा एक एहसान है। मैं आपका ऋणी होकर प्रसन्न हूँ। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर मैं वापस ऊपर की ओर भागा। यह मेरे जैसे कार्लिस्ले के साथ एक त्वरित सम्मेलन था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, सिवाय इसके कि हम जैसे थे वैसे ही चलते रहें। और फिर मैं बेला के पास वापस जाने की जल्दी में था। एम्मेट की जीप कई मायनों में हमारी कारों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी, सिर्फ आकार के कारण। लेकिन मूसलाधार बारिश में बाहर ज्यादा लोग नहीं थे और बारिश के कारण किसी के लिए ये देखना मुश्किल था कि गाड़ी कौन चला रहा है। लोगों को लगता था कि यह बड़ी गाड़ी शहर से बाहर से आई है। मुझे नहीं पता था कि बेला को कितना समय लगेगा, इसलिए मैंने उसके घर से एक ब्लॉक दूर वाली सड़क की ओर रुख किया ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह मेरे लिए तैयार है।
इससे पहले कि मैं सड़क के अंत तक पहुंचता, मैं समझ गया कि चार्ली के विचार उलझन में थे। वह शायद शुरू हो गई थी। मैंने उसके दिमाग में एमिट के चेहरे की एक झलक देखी। वह क्या था? मैंने घरों के बीच एक जंगल के पास गाड़ी रोकी और इंजन को निष्क्रिय छोड़ दिया। मैं अब उनके बोलने की आवाज़ें पहचानने के लिए काफ़ी करीब था। आसपास के घर खामोश नहीं थे, लेकिन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की दूसरी आवाज़ें आसानी से नज़रअंदाज की जा सकती थीं। मैं अब तक बेला की आवाज़ से इतना अभ्यस्त हो चुका था कि मैं चिल्लाने से भरे स्टेडियम में भी उसे पहचान सकता था। यह एडवर्ड है, पिताजी, वह कह रही थी। क्या वह है? उसके पिता ने पूछा। मैंने ये समझने की कोशिश की कि वे क्या थे मेरे बारे में कह रहे हैं। कुछ, मुझे लगता है, उसने स्वीकार किया। तुमने कल रात कहा था कि तुम्हें शहर के किसी भी लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने विरोध किया। खैर, एडवर्ड शहर में नहीं रहता है, पिताजी। और वैसे भी, यह एक तरह से शुरुआती चरण है, आप जानते हैं। बॉयफ्रेंड वाली बातों से मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है। मैं तब बातचीत के सूत्र को जोड़ने में सक्षम था। मैंने चार्ली की भावनाओं से यह समझने की कोशिश की कि वो उसके रहस्योद्घाटन से कितना परेशान था, लेकिन वह आज रात बहुत ही उदासीन लग रहा था। वह कब आ रहा है? वो कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगा। बेला अपने पिता से भी अधिक इस बात से परेशान लग रही थी। वह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? बेला नाटकीय ढंग से करा उठी। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने सिस्टम से स्पेनिश इंक्विजिशन को बाहर निकाल रहे होंगे। हम उसके परिवार के साथ बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। एक क्षण का मौन रहा और फिर चार्ली हंसने लगा। आप बेसबॉल खेल रहे हैं? चार्ली के लहजे से यह स्पष्ट था कि अपने सौतेले पिता के व्यवसाय के बावजूद बेला इस खेल की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं थी। खैर, मैं संभवतः अधिकतर समय देखूंगा। तुम्हें ये लड़का वाकई पसंद होगा। अब वह और भी संदिग्ध लग रहा था। उसके दिमाग में चल रहे फ्लैशबैक से मुझे लगा कि वो ये समझने की कोशिश कर रहा होगा कि यह रिश्ता कब से चल रहा था। उसे लगा कि पिछली रात के उसके संदेह अब सही साबित हो रहे हैं। मैंने इंजन को तेज किया और जल्दी से यू टर्न ले लिया। उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और मैं फिर से उसके साथ होने के लिए उत्सुक था। मैंने उसकी ट्रक के पीछे गाड़ी पार्क की और दरवाजे की तरफ दौड़ा। चार्ली कह रहा था, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और फिर अपना हुड ऊपर किया। मैं इंसान की तरह व्यवहार करने में माहिर था, लेकिन अभी मुझे ये सामान्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। मैंने चार्ली के कदमों की आहट सुनी जो दरवाजे की ओर आ रहे थे। उसके ठीक पीछे बेला के भी कदम थे। चार्ली का मन चिंता और हास्य के बीच झूल रहा था। मुझे लगा कि वह अभी भी बेला के बेसबॉल खेल में स्वेच्छा से शामिल होने के विचार का आनंद ले रहा था। मुझे लगभग यकीन था कि मैंने सही कहा था। चार्ली ने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र मेरे कंधे की ऊंचाई पर थी। उसे किसी छोटे कद के व्यक्ति की उम्मीद थी। उसने फिर से अपना संतुलन बनाया और फिर लड़खड़ाते हुए आधा कदम पीछे हट गया। मैंने अतीत में इस प्रतिक्रिया का अनुभव इतनी बार किया था कि मुझे इसे समझने के लिए स्पष्ट विचारों की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी सामान्य इंसान की तरह अचानक एक पिशाच से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर खड़े होने से उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ जाता था। 1 सेकंड के अंश के लिए उसके पेट में डर की लहर दौड़ जाती थी और फिर उसका तर्कसंगत दिमाग हावी हो जाता था। उसका दिमाग उसे उन सभी छोटी छोटी विसंगतियों को अनदेखा करने के लिए मजबूर करता था जो मुझे दूसरे के रूप में चिन्हित करती थीं। उसकी आंखें फिर से केंद्रित हो जाती थीं और उसे एक किशोर लड़के के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैंने उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचते देखा कि मैं एक सामान्य लड़का हूँ। मुझे पता था कि वह सोच रहा होगा कि उसके शरीर की अजीब प्रतिक्रिया क्या थी। अचानक उसके दिमाग में कार्लिसल की छवि घूम गई और मुझे लगा कि वो हमारे चेहरों की तुलना कर रहा होगा। हम वास्तव में बहुत समान नहीं दिखते थे, लेकिन हमारे रंग में समानताएं अधिकांश लोगों के लिए पर्याप्त थीं। शायद ये चार्ली के लिए पर्याप्त नहीं था। वह निश्चित रूप से किसी बात से असंतुष्ट था। बेला चार्ली के कंधे के ऊपर से घबराई हुई नजरों से देख रही थी। अंदर आओ, एडवर्ड। वो पीछे हट गया और मुझे भी।
अपने पीछे आने का इशारा किया। बेला को उसके रास्ते से हटकर नृत्य करना पड़ा। धन्यवाद, चीफ स्वान। वो लगभग अनिच्छा से मुस्कुराया। आगे बढ़ो और मुझे चाली बुलाओ। लो, मैं तुम्हारी जैकेट ले लूंगा। मैंने तुरंत ही उसे टाल दिया और कहा, धन्यवाद, सर। चाली ने लिविंग रूम की छोटी सी कोठरी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बैठो, एडवर्ड। बेला ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह हमारे साथ आना चाहती हो। मैंने आराम कुर्सी चुनी। सोफा लेना थोड़ा आगे की बात लग रही थी, जहां बेला को मेरे बगल में बैठना पड़ता या चाली को। शायद आधिकारिक पहली डेट के लिए परिवार को एक साथ रखना बेहतर होगा। बेला को मेरी पसंद नहीं आई। चाली जब अपना सामान समेट रहा था, तब मैंने उसे आंख मारी। तो मैंने सुना है कि तुम मेरी लड़की को बेसबॉल देखने के लिए बुला रहे हो, चाली ने कहा। उसके चेहरे पर मनोरंजन हावी था। हाँ, सर, यही योजना है। अब वह जोर से हंसा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें और शक्ति मिले। मैं भी विनम्रता से हंस पड़ा। बेला अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ठीक है, अब मेरी बात पर मजाक करना बंद करो। चलो। जल्दी से वापस हॉल में आकर उसने अपनी बाहें अपनी जैकेट में डाल लीं। चाली और मैं भी उसके पीछे पीछे चले गए। मैंने रास्ते में अपनी जैकेट पकड़ी और उसे पहन लिया। अभी बहुत देर नहीं हुई है, बेल, चाली ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, चाली, मैं उसे जल्दी घर ले आऊंगा, मैंने कहा। उसने एक पल के लिए मुझे गौर से देखा और कहा, तुम मेरी लड़की का ख्याल रखते हो, ठीक है। बेला ने एक बार फिर नाटकीय ढंग से कराहना शुरू किया। वह मेरे साथ सुरक्षित रहेगी, मैं वादा करता हूँ, सर। ये शब्द कहना और इस बात पर विश्वास करना कि ये शब्द सच थे, इससे कहीं अधिक संतोषप्रद लगा। बेला बाहर चली गई। चाली और मैं फिर से साथ में हंसे, हालांकि इस बार यह मेरी तरफ से ज्यादा सच्चा था। मैंने चाली को देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया और बेला के पीछे बाहर चला गया। मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। बेला छोटे से बरामदे पर जमी हुई थी और एम्मेट की जीप को घूर रही थी। चाली मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि बेला के भागने के इरादे में क्या कमी आई है। उसने आश्चर्य से सीटी बजाई। अपनी सीट बेल्ट पहन लो, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसके पिता की आवाज ने उसे उत्साहित कर दिया। वह तेज बारिश में बाहर निकल गई। मैंने अपनी गति बनाए रखी, लेकिन अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करके पहले यात्री की सीट पर पहुंचा और उसके लिए दरवाजा खोला। वो एक पल के लिए झिझकी, सीट को देखा, फिर जमीन को, फिर सीट को। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों को मोड़ लिया जैसे कि कूदने वाली हो। चाली जीप की खिड़कियों से हमें ज्यादा नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने उसे सीट पर उठा लिया। वह आश्चर्य से हौंफने लगी। मैं अपने दरवाजे की तरफ चला गया और चाली को फिर से हाथ हिलाया। उसने भी लापरवाही से हाथ हिलाया। कार के अंदर बेला सीट बेल्ट से जूझ रही थी। दोनों हाथों में बकल पकड़े हुए उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है? यह एक ऑफ रोडिंग हार्नेस है। वह भौचक्की हुई बोली, ओह। 1 सेकंड की खोज के बाद उसे एक जीभ मिली, लेकिन वो उन 2 बकल में से किसी में भी फिट नहीं हुई जिनसे उसने कोशिश की थी। मैं उसके हैरान भाव को देखकर एक बार हंसा, फिर उसके सभी अटैचमेंट को ठीक से लगा दिया। जब मेरे हाथ उसके गले की त्वचा पर लगे, तो उसका दिल बारिश से भी ज्यादा तेज धड़कने लगा। मैंने अपनी उंगलियों को एक बार उसके कॉलरबोन पर घुमाया, फिर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और इंजन चालू कर दिया। जैसे ही हम घर से दूर निकले, वह थोड़ा घबराते हुए बोली, ये आपके पास बड़ी जीप है। यह एम्मेट का है। मुझे नहीं लगता था कि आप पूरी दूरी दौड़कर तय करना चाहेंगे, मैंने स्वीकार किया। तुमने ये चीज़ कहाँ रखी है? हमने एक बाहरी इमारत को गैराज में बदल दिया। उसने मेरी पीठ के पीछे पड़े खाली हॉर्नेस पर नजर डाली और कहा, क्या तुम अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाओगे? मैं बस उसकी तरफ देखता रहा। वह भौचक्की हो गई और अपनी आंखें घुमाने लगी, लेकिन अभिव्यक्ति अटक गई। मध्य भूमिका, पूरा रास्ता दौड़ना है। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा ऊंची हो गई। मतलब, हम अभी भी कुछ दूरी तक दौड़ेंगे। तुम भागने वाली नहीं हो, मैंने उसे याद दिलाया।
वह कराह उठी, मुझे उल्टी होने वाली है। अपनी आंखें बंद रखो, तुम ठीक हो जाओगे। उसके सामने के दांत उसके निचले होंठ में गहराई तक गड़ गए। मैं उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वो मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। मैं उसके सिर के ऊपर चूमने के लिए झुका और फिर मैं पीछे हट गया। उसके बालों में बारिश ने उसकी खुशबू को इस तरह से प्रभावित किया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मेरे गले में जलन, जो इतनी स्थिर लग रही थी, अचानक भड़क उठी। दर्द की एक कराह मेरे होठों से निकल गई, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। मैं तुरंत सीधा हो गया और हमारे बीच दूरी बना ली। वह मेरी ओर देख रही थी, उलझन में। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। बारिश में तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं जब उसने पूछा, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से? मैंने आह भरी, दोनों, हमेशा दोनों। बारिश की बौछार विंडशील्ड पर ओलों की तरह बरस रही थी, तेज और जोरदार और अधिक आवाज हो रही थी। तरल से ज्यादा ठोस। मैं ऑफ रोड ट्रक पर मुड़ा जो हमें जंगल में उतनी गहराई तक ले जाएगा जितना जीप जा सकती थी। इससे दौड़ में कुछ मील की दूरी कम हो जाएगी। बेला खिड़की से बाहर देखती रही और विचारों में खोई हुई लग रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे जवाब ने उसे परेशान कर दिया है। लेकिन फिर मैंने देखा कि वह खिड़की के फ्रेम के खिलाफ खुद को कितनी मजबूती से पकड़े हुए थी। उसका दूसरा हाथ खिड़की के फ्रेम के चारों ओर जकड़ा हुआ था। मैं अपनी सीट के किनारे पर बैठ गया। मैंने अपनी गति धीमी कर दी और गड्ढों और चट्टानों को जितना हो सके उतना आसानी से पार किया। ऐसा लग रहा था कि ट्रक के सुस्त डायनासोर के अलावा यात्रा का हर तरीका उसके लिए अप्रिय था। शायद यह उबड़-खाबड़ सवारी उसे सबसे सुविधाजनक तरीके से यात्रा करने के लिए कम अनिच्छुक बना देगी। ट्रक एक छोटे से खुले स्थान पर समाप्त हो गया, जो घने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां पहाड़ से नीचे जाने के लिए वाहन को मोड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी। मैंने इंजन बंद कर दिया और अचानक ये लगभग शांत हो गया। हम तूफान के बीच से भागे थे, अब बस धुंध छा रही थी। माफ करना, बेला, मैंने माफी मांगी। हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। तुम्हें पता है क्या, मैं यहीं इंतजार करूंगा। वह फिर से बेदम लग रही थी। मैंने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की कि वह कितनी गंभीर थी। मैं यह नहीं बता सका कि वो वाकई इतनी डरी हुई थी या जिद्दी हो रही थी। तुम्हारी सारी हिम्मत कहाँ चली गई? मैंने पूछा। आज सुबह तुम असाधारण थे। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं अभी भी पिछली बार की बात नहीं भूली हूँ। मैं कार से उसकी तरफ भागा, उसकी मुस्कान के बारे में सोच रहा था। क्या वह मुझे थोड़ा चिढ़ा रही थी? मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन वह हिली नहीं। होने सभी भी बाधा बन रहा होगा। मैंने उसे मुक्त करने के लिए जल्दी से काम किया। मैं उन्हें ले आऊंगी, उसने विरोध किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, ये काम हो चुका था, आप आगे बढ़िए। मैंने एक पल के लिए उसके हाव भाव पर विचार किया। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन डरी हुई नहीं। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ यात्रा करना छोड़ दे। एक बात तो ये थी कि यह घूमने फिरने का सबसे आसान तरीका था। लेकिन उससे भी बढ़कर, बेला से पहले, दौड़ना मेरी पसंदीदा चीज़ थी। मैं इसे उसके साथ साझा करना चाहता था, लेकिन पहले मुझे उसे एक और प्रयास करने के लिए राजी करना पड़ा। शायद मैं चकाचौंध के अधिक गतिशील रूप का प्रयास करूंगा। मैंने हमारी पिछली सभी बातचीत के बारे में सोचा। शुरुआती दिनों में, मैं अक्सर उसकी प्रतिक्रियाओं को गलत तरीके से समझता था, लेकिन अब मैं चीज़ों को एक नए फिल्टर के माध्यम से देखता था। मुझे पता था कि अगर मैं उसकी आंखों में एक निश्चित तीव्रता से देखता हूँ, तो वह अक्सर अपनी सोच की दिशा खो देती है। और फिर जब मैंने उसे चूमा, तो वह सभी तरह की सामान्य ज्ञान, आत्मसंरक्षण और यहाँ तक कि सांस लेने जैसी जीवन निर्वाह गतिविधियों को भी भूल गई। 3 मैंने सोचा कि आगे क्या करना है। लगता है मुझे तुम्हारी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। मैंने उसे जीप से बाहर निकाला और धीरे से उसके पैरों पर खड़ा किया। वह मेरी तरफ देखती रही, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी उत्साहित। उसने अपनी भौहें उठाईं, मेरी याददाश्त से छेड़छाड़, ऐसा कुछ।
अतीत में जब मैं उसके गुप्त विचारों को सुनने के लिए सबसे अधिक तीव्रता से खोज कर रहा था, तब मेरा उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। व्यर्थता से प्रसन्न होकर मैंने फिर से प्रयास किया। मैंने उसकी स्पष्ट काली आंखों में गहराई से देखा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैं खामोशी से जूझने लगा। बेशक सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने 4 बार तेजी से पलकें झपकाईं, उसका घबराया हुआ भाव बदलकर ऐसा हो गया कि और अधिक स्तब्ध था। मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। करीब झुकते हुए मैंने अपने हाथ हॉटटॉप पर रखे, एक उसके सिर के दोनों तरफ। वह आधा कदम पीछे हटी, खुद को दरवाजे से सटाते हुए। क्या उसे और जगह चाहिए थी? उसकी थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई थी, उसका चेहरा मेरे लिए उसे चूमने के लिए एकदम सही झुकाव पर था। शायद नहीं तो मैं कुछ इंच और करीब आ गया। उसकी आंखें आधे से ज्यादा बंद होने के बाद उसके होंठ खुल गए। अब तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैंने धीरे से पूछा। वो फिर से तेजी से पलकें झपकाने लगी और हौंफने लगी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे उसकी बार बार सांस फूलने के बारे में क्या करना चाहिए। क्या मुझे उसे बीच बीच में याद दिलाने की जरूरत थी? अच्छा, उसने निगलते हुए एक और तेज सांस ली। पेड़ से टकराना और मरना और फिर बीमार पड़ना। मैं उसकी घटनाओं को देखकर मुस्कुराया, फिर अपने चेहरे पर फिर से पहले जैसी तीव्रता का भाव लाया। धीरे धीरे मैं नीचे झुका और अपने होठों को उसकी कॉलरबोन के बीच छोटे से गड्ढे में दबा दिया। उसकी सांसें थम गईं और उसका दिल धड़कने लगा। मेरे होंठ उसके गले की त्वचा पर चले गए। क्या अब भी तुम चिंतित हो? उसे अपनी आवाज खोजने में एक पल लगा। हाँ, उसने अनिश्चित रूप से फुसफुसाते हुए कहा। पेड़ों से टकराने के बारे में और बीमार होने के बारे में। धीरे धीरे मैंने अपना चेहरा ऊपर की ओर झुकाया, अपनी नाक और होठों से उसके गले की लंबाई को मापा। मैंने अपना अगला सवाल उसके जबड़े के किनारे के नीचे के खोखले हिस्से में सांस के साथ पूछा। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और अब वह तेजी से सांस ले रही थी। पेड़, उसने हौंफते हुए कहा। मोशन सिकनेस। मैंने अपने होंठ उसके चेहरे के एक तरफ फेरे, फिर धीरे से पहले एक पलक को चूमा, फिर दूसरी को। बेला, तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं किसी पेड़ से टकरा जाऊंगा, है न? मेरी आवाज में धीरे से डांट थी। आखिरकार वही थी जो सोचती थी कि मैं हर चीज में अच्छा हूँ। शायद अगर मैंने ये सवाल उसके मुझ पर विश्वास के बारे में पूछा होता। नहीं, उसने सांस लेते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। धीरे धीरे और सोच समझकर मैंने उसके गालों को चूमा और उसके मुंह के किनारे पर रुक गया। क्या मैं तुम्हें पेड़ से चोट पहुंचाने दूंगा? मेरे ऊपरी होंठ ने हल्के से दबाव के साथ उसके निचले होंठ को छुआ। कल्पनीय नहीं, उसने आह भरी। यह एक हल्की सी आवाज थी, लगभग कोयल जैसी। अब मेरे होंठ हल्के से उसके होंठों से टकराए और मैंने फुसफुसाते हुए कहा, देखा, डरने की कोई बात नहीं है न? नहीं, उसने कांपती हुई सांस के साथ सहमति जताई। और फिर, हालांकि मैं केवल उस पर हावी होने का इरादा कर रहा था, मैंने पाया कि मैं पूरी तरह से पराजित हो चुका हूँ। ऐसा नहीं लगा कि मेरा दिमाग नियंत्रण में था। मेरा शरीर उतना ही नियंत्रण में था जितना तब था जब मैं तर्क को दरकिनार करते हुए आवेग और भूख का शिकार हुआ करता था। केवल अब मेरी इच्छा उन पुरानी जरूरतों के लिए नहीं थी जिन पर मुझे काबू पाने का समय मिला था। ये नए जुनून थे और मैंने अभी तक ये नहीं सीखा था कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। मेरा मुंह उसके मुंह से बहुत जोर से टकरा रहा था। मेरे हाथों ने उसके चेहरे को मेरे चेहरे के और करीब खींच लिया। मैं उसकी त्वचा को अपने हर अंग पर महसूस करना चाहता था। मैं उसे इतना करीब से पकड़ना चाहता था कि हम कभी अलग न हो सकें। यह नई आग, बिना दर्द की आग, जिसने सिर्फ मेरी सोचने की क्षमता को नष्ट कर दिया, और भी ज्यादा भड़क उठी जब उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गईं और उसका शरीर मेरे शरीर में झुक गया। उसकी गर्मी और उसकी धड़कनें छाती से लेकर जांघ तक मेरे शरीर के साथ मिल गई थीं। मैं संवेदना में डूब रहा था। उसके होंठ मेरे होंठों से सटकर मेरे होंठों के साथ खुल गए और ऐसा लग रहा था कि मेरा हर अंग उस चुंबन को और गहरा करने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता।
विडंबना यह है कि यह मेरी ही आधारभूत प्रवृत्ति थी जिसने उसे बचाया। उसकी गर्म सांसें मेरे मुंह में घुस गईं और मेरी अनैच्छिक प्रतिक्रिया से विष बहने लगा, मांसपेशियां सिकुड़ गईं। यह मुझे अपने होश में लाने के लिए काफी झटका था। मैं उससे दूर हो गया और महसूस किया कि उसके हाथ मेरी गर्दन और छाती पर फिसल रहे हैं। मेरे मन में भय व्याप्त हो गया। मैं उसे नुकसान पहुंचाने के कितने करीब आ गया था, उसे मारने के कितने करीब। मैं इसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकता था जितनी स्पष्टता से मैं उसके चौंके हुए चेहरे को अपने सामने देख सकता था, अब उसके बिना एक दुनिया। मैंने इस भाग्य के बारे में इतनी बार सोचा था कि अब मुझे उस खाली दुनिया की विशालता, उसकी पीड़ा की कल्पना करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि यह ऐसी दुनिया नहीं थी जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता था, या एक ऐसी दुनिया जिसमें वह दुखी थी। अगर उसने पूरी मासूमियत से अपनी जीभ मेरे दांतों के उस तरह नुकीले किनारों में से एक पर लगाई होती। लानत है, बेला, मैंने हौंफते हुए कहा, मुश्किल से मेरे मुंह से निकले शब्दों को सुन पाया। तुम मेरी जान ले लोगी, मैं कसम खाता हूं कि तुम ऐसा करोगी। मैं कांप उठा, खुद से ही बीमार हो गया। उसे मारना निश्चित रूप से मुझे भी मार देगा। उसका जीवन मेरा एकमात्र जीवन था, मेरा नाजुक, सीमित जीवन। वह अपनी दोनों हथेलियां घुटनों पर टिकाकर सांस लेने की कोशिश करने लगी। तुम अविनाशी हो, वह बुदबुदाए। वह मेरी शारीरिक सहनशीलता के बारे में सही थी, जो उसके अपने अस्तित्व से बहुत अलग थी। उसे नहीं पता था कि मेरा अस्तित्व उसके अस्तित्व से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ था, और उसे नहीं पता था कि वो गायब होने के कितने करीब थी। मैं शायद तुमसे मिलने से पहले ही इस बात पर यकीन कर लेता। मैंने कराहते हुए गहरी सांस ली। उसके साथ अकेले रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था। अब चलो यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करूं। मैं उसके पास पहुंचा और उसे लगा कि जल्दी करने की ज़रूरत है। जब मैंने उसे अपनी पीठ पर उठाया तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने अपनी बाहों और पैरों को तेजी से मेरे चारों ओर लपेट लिया और मुझे अपने दिमाग को अपने शरीर पर नियंत्रण में रखने के लिए एक सेकंड के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ा। मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करना मत भूलना। उसका चेहरा मेरे कंधे से सटा हुआ था। दौड़ लंबी नहीं थी, लेकिन यह मेरे लिए खुद को व्यवस्थित करने के लिए काफ़ी लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि जब मेरी प्रवृत्ति की बात आती है तो मैं किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि मैं एक तरह से अपने आत्मनियंत्रण के बारे में आश्वस्त था। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी अन्य नियंत्रण को हल्के में ले सकता हूँ। मुझे एक कदम पीछे हटना होगा और उसकी सुरक्षा के लिए एक सावधानीपूर्वक रेखा खींचनी होगी। मुझे शारीरिक संपर्क को किसी ऐसे रूप में सीमित करना होगा जो उसकी सांस लेने की क्षमता या मेरी सोचने की क्षमता को प्रभावित न करे। ये दयनीय था कि दूसरी चिंता पहली से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस छोटी सी यात्रा के दौरान वह कभी नहीं हिली। मैंने उसकी सांसें आती सुनी समान रूप से, और उसकी दिल की धड़कन स्थिर लग रही थी, भले ही थोड़ी बड़ी हुई हो। जब मैं रुका, तब भी वह स्थिर रही। मैंने पीछे से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ये खत्म हो गया, बेला। उसने पहले अपनी बाहें ढीली की, गहरी सांस ली, फिर अपनी तनी हुई टांगें ढीली की। अचानक उसके शरीर की गर्मी गायब हो गई। ओह, वह गुस्से से बोली। मैंने पलटकर देखा तो वह जमीन पर अजीब तरह से पड़ी थी, जैसे किसी बच्चे की गुड़िया को फर्श पर फेंक दिया गया हो। उसकी आंखों में आश्चर्य तेजी से आक्रोश में बदल रहा था, जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची, लेकिन उसे पता था कि निश्चित रूप से कोई दोषी है। मुझे नहीं पता कि यह इतना मज़ेदार क्यों था। शायद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। शायद ये वह शक्तिशाली राहत थी जो मैं अब महसूस करने लगा था कि करीब कॉल एक बार फिर मेरे पीछे थी, या मुझे बस रिहाई की ज़रूरत थी। किसी भी कारण से मैं हंसने लगा और तुरंत रुक नहीं सका। बेला ने मेरी प्रतिक्रिया पर अपनी आंखें घुमाईं, आह भरी और खड़ी हो गई। उसने अपनी जैकेट से कीचड़ पोंछने की इतनी कोशिश की कि मैं और जोर से हंस पड़ा। उसने एक बार मेरी ओर घूर कर देखा, फिर आगे बढ़ गई। मैंने अपनी हंसी रोकी और उसके पीछे दौड़कर उसे
हल्के से कमर से पकड़ लिया और अपनी आवाज को संयमित रखने की कोशिश करते हुए पूछा, बेला, तुम कहाँ जा रही हो? वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी। बेसबॉल का खेल देखने के लिए उसने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे बिना भी बाकी लोग मजे करेंगे। तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, मैंने उसे बताया। उसने एक बार नाक से सांस ली, अपनी थोड़ी को और भी ज्यादा जिद्दी कोण पर झुकाया, फिर 180 डिग्री घूमी और विपरीत दिशा में भाग गई। मैंने उसे फिर से पकड़ लिया। ये भी सही तरीका नहीं था। गुस्सा मत हो, मैंने विनती की। मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। एक और हंसी निकली, मैंने उसके बाद आई हंसी को निगलने की कोशिश की। आखिरकार उसने ऊपर देखा और मेरी नजरों से नजर मिलाते हुए उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। ओह, क्या सिर्फ तुम ही हो जिसे गुस्सा करने की इजाजत है? मुझे याद आया कि उसे दोहरे मापदंड कितने कम पसंद थे। मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैंने उसे आश्वस्त किया। जब उसने मुझे उद्धृत किया तो उसकी आवाज में लगभग तेजाब टपकने लगा। बेला, तुम सबसे बड़ी हो जाओगी मेरी मौत। मेरा हास्य काला पड़ गया, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। मैंने उस उग्र भावना के क्षण में जितना कहना चाहा था, उससे कहीं ज्यादा सच बोल दिया था। वो सिर्फ तथ्य का बयान था। वो मेरी पकड़ में आ गई और मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके गाल पर रख दिया ताकि वह अपना चेहरा मुझसे छिपा न सके। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने जोर देकर कहा, तुम पागल हो। हाँ, मैंने सहमति जताई। लेकिन आपने तो अभी कहा। मैं तुमसे नाराज नहीं थी। अब कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। क्या तुम यह नहीं देख सकती, बेला? क्या तुम समझती नहीं? वह उलझन और निराशा में भौहें सिकोड़कर बोली, क्या देखा? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता, मैंने समझाया। मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? बहादुर, भरोसेमंद, तुम्हारी तरह गर्मजोशी से भरा हुआ, क्षमाशील, दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, ईमानदार, अच्छा, जरूरी, महत्वपूर्ण, जीवन देने वाला। मैं कुछ और बातें कह सकता था, लेकिन उसने बीच में ही टोक दिया। तो फिर क्यों? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैंने मान लिया कि उसका अधूरा विचार कुछ इस तरह का था कि क्यों? क्या तुमने मुझ पर इतनी क्रूरता से झपट्टा मारा? मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया और शब्दों के साथ साथ अपनी आंखों से भी संवाद करने की कोशिश की और प्रत्येक शब्द में अधिक बल डालने का प्रयास किया। मैं खुद को क्रोधित करता हूँ, मैंने उससे कहा। जिस तरह से मैं तुम्हें खतरे में डालने से खुद को नहीं रोक पाता हूँ। मेरा अस्तित्व ही तुम्हें खतरे में डालता है। कभी कभी मैं सच में खुद से नफरत करता हूँ। मुझे और मजबूत होना चाहिए, मुझे सक्षम होना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब उसकी उंगलियों ने मेरे होठों को छुआ और मेरे होठों के बाकी हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। मैं क्या कहना चाहता था? मत करो, वो बुदबुदाए। उसके चेहरे से उलझन गायब हो गई थी, केवल दयालुता ही शेष रह गई थी। मैंने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और अपने गाल पर दबा दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने उससे कहा। मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए यह एक खराब बहाना है, लेकिन ये सच है। उसने मुझे इतनी गर्मजोशी, इतनी श्रद्धा से देखा। ऐसी नज़र का सिर्फ एक ही जवाब था। इसका जवाब संयमित होना चाहिए। इससे अधिक आवेगपूर्ण जवाब नहीं हो सकता। अब कृपया अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, मैंने धीरे से कहा, और उससे अधिक अपने आप से बात कर रहा था। धीरे से, मैंने कुछ सेकंड के लिए अपने होंठ उसके होंठों पर दबाए। वो एकदम शांत थी, अपनी सांस भी रोके हुए थी। मैं जल्दी से सीधा हो गया, उसके फिर से सांस लेने का इंतजार करने लगा। उसने आह भरी। तुमने चीफ स्वान से वादा किया था कि तुम मुझे जल्दी घर पहुंचा दोगे, याद है? बेहतर होगा कि हम चलें। फिर से मेरी मदद करना। मैं चाहता था कि मेरी कमजोरी उसे इतना मजबूत बनने पर मजबूर न करे। हाँ मैम, मैंने उसे आज़ाद किया, उसका एक हाथ पकड़कर उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ाया। जंगल के किनारे से गुजरने से पहले हमें सिर्फ 10 गज की दूरी तय करनी थी और हम उस विशाल, खुले मैदान में पहुंच गए जिसे मेरा परिवार
साफ सफाई कहता है। पेड़ बहुत पहले ग्लेशियर द्वारा उखाड़ दिए गए थे और अब नीचे की चट्टान पर सिर्फ मिट्टी की एक पतली परत थी। जंगली घास और ब्रेकन ही अब यहाँ पनप रहे थे। ये हमारे लिए खेलने के लिए एक सुविधाजनक जगह थी। कार्लिसल डायमंड सेट कर रहा था जबकि एलिस और जेस्पर कुछ नई तरकीबें सीख रहे थे जिन्हें वह परफेक्ट करना चाहती थी। अगर जेस्पर ने पहले से ही एक निश्चित दिशा में दौड़ने का फैसला कर लिया था तो एलिस इस फैसले को देख सकती थी और उसके इस कदम को बताने से पहले ही उसे अपनी नई स्थिति में फेंक सकती थी। इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम सभी के एक दूसरे से काफी करीब होने के कारण किसी भी चीज में उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता थी। एस्मे बेला और मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बगल में एमिट और रोजली बैठे थे। जब हम नजरों के सामने आए तो मैंने देखा कि रोजली ने अपना हाथ एस्मे के हाथ से खींच लिया और फिर हमारी तरफ पीठ करके चली गई। खैर, उसने अच्छा वादा नहीं किया था। मुझे पता था कि उसके लिए यहाँ रहना ही काफी बड़ी रियायत थी। बिल्कुल हास्यास्पद। एस्मे मुझसे सहमत नहीं थी। वह पूरी दोपहर रोज को उसके मूड से बाहर निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ और वह हताश हो गई थी। एमिट सोच रहा था कि एक बार हम शुरू हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरह उसे भी राहत मिली कि रोज आ गई है। एस्मे और एमिट हमारा स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। मैंने एमिट को चेतावनी भरी नज़र से देखा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने वादा किया था। उसने बेला को दिलचस्पी से देखा। इंसानों के आसपास रहना एक बात है, उनकी दुनिया में आना, लेकिन हमारी दुनिया में किसी का आना कुछ और ही बात थी। ये रोमांचक था और एक इंसान जो उसके दिमाग में अब कमोबेश हम में से एक था। परिवार में शामिल होने के साथ उसके पास केवल सकारात्मक अनुभव थे। वह बेला को भी शामिल करने के लिए उत्सुक था। मुझे शायद उसका उत्साह अच्छा लगा हो, लेकिन किसी नई चीज के प्रति उसके आकर्षण के नीचे मैं देख सकता था कि उसे एलिस के संस्करण पर संदेह नहीं था। वे सब धैर्य रखेंगे, समय के साथ साथ उन्हें सब समझ में आ जाएगा। क्या वह तुम थे, एडवर्ड? एस्मे ने पूछा। उसने अपनी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची कर दी ताकि बेला को आवाज़ से वंचित न रहना पड़े। एमिट ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भालू का दम घुट रहा हो। बेला शर्म से मुस्कुराई। वह वही था। एमिट ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वह उसके साथ खेलने की उत्सुकता से प्रसन्न था। बेला अनजाने में मजाक कर रही थी, मैंने समझाया। एलिस हमारी ओर तेजी से बढ़ रही थी। मुझे लगा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह इतनी बेपरवाह थी। वह मुझसे बेहतर समझ सकती थी कि बेला को किस बात से डर लगेगा और किस बात से नहीं। वो बस एक हाथ की दूरी पर स्थित एक स्टॉप पर जा रुकी। ये समय है, एलिस ने बेला के लाभ के लिए ओरेकल वाइब का उपयोग करते हुए गंभीरता से कहा। थंडर ने ठीक समय पर शांति को तोड़ दिया। मैंने अपना सिर हिलाया। भयानक है न? एमिट ने बेला से धीरे से कहा। जब बेला को आश्चर्य हुआ कि वह उससे बात कर रहा था तो उसने आंख मारी। वो उसे देखकर मुस्कुराई, बस थोड़ी झिझक के साथ। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे वह पसंद है, चलो चलें। एलिस ने एमिट का हाथ पकड़ते हुए आग्रह किया। वह अच्छी तरह जानती थी कि हम बिना रोक टोक के कितनी देर तक खेल सकते हैं और वह कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एमिट भी शुरू करने के लिए कम उत्सुक नहीं था। साथ में वे कार्लिसले की ओर दौड़ पड़े। क्या मैं उसके साथ कुछ पल बिता सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ सहज रहे, एस्मे ने विनती की। मैं समझ सकता था कि बेला के लिए ये कितना मायने रखता था। बेला उसे एक इंसान और दोस्त के रूप में देखती थी, न कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिससे डरना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, फिर बेला की ओर मुड़ा। क्या तुम कुछ बॉल के लिए तैयार हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चार्ली की टिप्पणियों से मुझे आसानी से अंदाजा लग गया कि आज की शाम उसके लिए एक असामान्य शाम थी। खैर, उम्मीद है कि हम उसका मनोरंजन कर पाएंगे। जाओ टीम। मैं उसके दिखावटी उत्साह पर हंसा और फिर एस्मे को उसकी मनचाही चीज दे दी। अंतरिक्ष में एमिट और एलिस का पीछा करते हुए मैंने दूसरों के साथ मिलकर एस्मे को बेला के साथ बातचीत करते हुए सुना।
उसके पास कोई जानकारी नहीं थी जो वह बताना या निकालना चाहती थी, वह बस बेला से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं उसमें डूबा हुआ था। मैंने अपना ध्यान उस बातचीत और मेरे आसपास की बातचीत के बीच बांटा। एडवर्ड और मैंने पहले ही टीमें चुन ली हैं, रोसेली ने कहा। जेस्पर और एम्मेट मेरे साथ हैं। एलिस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एम्मेट को यह संभावना पसंद आई। जेस्पर कम उत्साहित था, वो एलिस के खिलाफ काम करने के बजाय उसके साथ काम करना पसंद करता था। कार्लिसले, मेरी तरह, रोज़ली के खेल में शामिल होने से खुश था। एस्मे हमारी खराब खेल भावना के बारे में शिकायत कर रही थी। जाहिर है कि वह बेला को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर रही थी। कार्लिसले ने एक चौथाई सिक्का निकाला। इसे बोलो, रोज़, मैंने आपत्ति जताते हुए कहा, टीमें तो उसने ही चुनी थीं। कार्लिसले ने मेरी ओर देखा और फिर एलिस की ओर देखा, जिसने पहले ही देख लिया था कि सिक्का सिर की ओर गिरेगा। रोज़, उसने फिर कहा, और सिक्का हवा में उछाल दिया। प्रमुख, मैंने आह भरी और वह मुस्कुराई। कार्लिसले ने सिक्के को बड़े करीने से पकड़ा और उसे अपनी बांह पर उछाला। सिर, उन्होंने पुष्टि की। हम बल्लेबाजी करेंगे, रोसेली ने कहा। कार्लिसले ने सिर हिलाया और वह, एलिस और मैं अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशन लेने के लिए आगे बढ़ गए। एस्मे अब बेला को अपने पहले बेटे के बारे में बता रही थी और मैं उनकी बातचीत की अंतरंग दिशा देखकर आश्चर्यचकित था। यह एस्मे का सबसे कच्चा घाव था, लेकिन वह बोलते समय कोमल और संयमित थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने ये साझा करने का फैसला क्यों किया। या शायद एस्मे ने कोई फैसला ही नहीं किया था। बेला के सुनने के तरीके में कुछ खास बात थी। क्या मैं अपने हर काले रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक नहीं था? क्या युवा जेकब ब्लैक ने उसे खुश करने के लिए एक प्राचीन संधि को नहीं तोड़ा था? उसका हर किसी पर ऐसा ही प्रभाव होना चाहिए। मैं गहरे बाएं मैदान में चला गया। मैं अभी भी बेला की आवाज़ साफ सुन सकता था। तो फिर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ? बेला ने पूछा। बेचारी बच्ची, एस्मे ने सोचा, यह उसके लिए बहुत भारी बात होगी। नहीं, उसने बेला से कहा, और मैं सुन सकता था कि यह सच था। वह मेरी खुशी चाहता था। तुम वही हो जो वह चाहता है। ये किसी न किसी तरह से काम करेगा। लेकिन एम्मेट की तरह, वह सिर्फ एक ही रास्ता देख सकती थी। मुझे खुशी थी कि मैं इतनी दूर था कि बेला मेरा चेहरा साफ साफ नहीं पढ़ सकती थी। एलिस ने तब तक इंतजार किया जब तक एस्मे अंपायर की स्थिति में नहीं आ गई। बेला उसके बगल में थी, उसके बाद वह अस्थायी टीले पर चली गई। ठीक है, तैयारी करो, एस्मे ने पुकारा। एलिस ने पहली पिच फेंकी। एम्मेट ने बहुत उत्सुकता से एक जोरदार स्विंग लिया जो गेंद के इतने करीब से सीटी बजा कि हवा के दबाव ने पिच की सीधी रेखा को बाधित कर दिया। जेस्पर ने गेंद को हवा से पकड़ा, फिर उसे एलिस की ओर उछाला। क्या ये हमला था? मैंने बेला को एस्मे से फुसफुसाते हुए सुना। एस्मे ने जवाब दिया, यदि वे इसे नहीं मारते हैं, तो यह एक हड़ताल है। एलिस ने प्लेट के पार एक और पिच फेंकी। एम्मेट ने फिर से संतुलन बनाया। मैं दौड़ रहा था, तभी मैंने बल्ले और गेंद के टकराने की आवाज़ सुनी। एलिस ने पहले ही देख लिया था कि गेंद कहाँ जा रही है, और मैं काफ़ी तेज था। इससे खेल का मज़ा थोड़ा कम हो गया। ईमानदारी से कहूँ तो रोज़ को ये बेहतर पता होना चाहिए था कि एलिस और मुझे एक ही टीम में खेलने नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आज रात जीतने का इरादा रखता था। मैं गेंद लेकर वापस दौड़ा, और जैसे ही मैं मैदान के किनारे पहुंचा, एस्मे ने एम्मेट को आवाज़ लगाई। एम्मेट सबसे जोर से मारता है, लेकिन एडवर्ड सबसे तेज दौड़ता है, एस्मे बेला को समझा रही थी। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया, ये देखकर खुश हुआ कि बेला खुश दिख रही थी। उसकी आंखें बड़ी थीं, लेकिन उसकी मुस्कान भी बड़ी थी। एम्मेट ने होम प्लेट के पीछे जेस्पर की जगह ली जबकि जेस्पर ने बल्ला थाम लिया, हालांकि कैच करने की बारी रोज़ली की थी। ये परेशान करने वाला था। निश्चित रूप से बेला के 10 फीट के दायरे में खड़ा होना इतना बड़ा बोझ नहीं था। मैं ये सोचने लगा था कि काश मैंने उसे यहाँ लाने के लिए जोर नहीं लगाया होता। जेस्पर ये देखने की योजना नहीं बना रहा था कि मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ।
वो जानता था कि वह एम्मेट जितना दूर तक नहीं मार सकता। इसके बजाय उसने एलिस की पिच को बल्ले के अंत से पकड़ा, गेंद को कार्लिसले के इतने करीब ले गया कि यह स्पष्ट था कि उसे ही इसका पीछा करना होगा। कार्लिसले ने गेंद को पकड़ने के लिए दाईं ओर दौड़ लगाई, फिर जैस्पर को पहले बेस तक दौड़ाया। ये बहुत करीब था, लेकिन जैस्पर का बायां पैर बेस से टकराया, इससे ठीक पहले कार्लिसले ने उसे मारा। सुरक्षित, एस्मे ने घोषणा की। 4। बेला अपने पंजों पर झुकी हुई थी, उसके हाथ उसके कानों को ढांक रहे थे और उसकी भौहों के बीच में वी का निशान दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही कार्लिसल और जैस्पर फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए, वह शांत हो गई। उसने मेरी ओर देखा और उसकी मुस्कान वापस आ गई। मैं रोज़ली के बल्लेबाजी करने की बारी आने पर तनाव महसूस कर सकता था। हालांकि बेला एलिस का सामना करते समय उसकी नज़र से दूर थी, लेकिन रोज़ली के कंधे बेला से दूर, अंदर की ओर मुड़े हुए लग रहे थे। उसका रुख सख्त था और उसकी अभिव्यक्ति अरुचि से कठोर थी। मैंने उसकी ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और उसने मेरी ओर होंठ सिकोड़ लिए। आप मुझे यहाँ चाहते थे। रोज़ का ध्यान इतना भटक गया था कि एलिस की पहली गेंद उसके पास से निकलकर एम्मेट के हाथ में चली गई। उसने और भी गहरी भौहें सिकोड़ी और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एलिस ने फिर से रोज़ की ओर गेंद फेंकी। इस बार रोज़ ने गेंद का एक टुकड़ा लिया और गेंद को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। मैं दौड़कर गया, लेकिन एलिस के पास पहले से ही गेंद थी। रोज़ को बाहर फेंकने के बजाय, जिसके लिए समय था, एलिस ने घूमकर घर की ओर दौड़ लगाई। जैस्पर पहले से ही तीसरे और घर के बीच आधे रास्ते पर था। उसने अपना कंधा नीचे किया जैसे कि वह एलिस को प्लेट से गिराने की योजना बना रहा था, जिस तरह से उसने कार्लिसले को गिराया था, लेकिन एलिस ने उसके ऊपर हमला करने का इंतजार नहीं किया। उसने एक चतुर आधा स्पिन, आधा स्लाइड पैंतरेबाजी की, उसके पीछे से फिसलते हुए और फिर उसे पीछे से टैग किया। एस्मे ने उसे बाहर बुलाया, लेकिन रोज़ली ने दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ध्यान भटकाने का इस्तेमाल किया था। मैं उनके अगले खेल का अनुमान लगा सकता था, इससे पहले कि एम्मेट फिर से जैस्पर के साथ स्पॉट का आदान प्रदान करे। एम्मेट रोज़ली को घर पहुंचाने के लिए एक लंबी बलिदान फ्लाई मारेगा। एलिस ने भी यही देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे सफल होंगे। मैं वापस पेड़ की रेखा पर चला गया, लेकिन अगर मैं उस स्थान पर भाग गया जहां एलिस ने गेंद को एम्मेट के वास्तव में हिट करने से पहले देखा था, तो एस्मे हमें धोखाधड़ी के लिए दंडित करेगी। मैंने अपनी मांसपेशियों को कुंडलित किया, गेंद के लिए नहीं, बल्कि एलिस की दृष्टि के लिए दौड़ने के लिए तैयार। एम्मेट ने इस शॉट को लंबा करने के बजाय ऊंचा मारा, क्योंकि उसे पता था कि गुरुत्वाकर्षण मुझसे धीमा था। ये काम कर गया, और जब रोसेली ने होम प्लेट को छुआ तो मैंने अपने दांत पीस लिए। बेला, हालांकि, खुश थी। उसने नाटक से प्रभावित होकर एक बड़ी मुस्कान के साथ ताली बजाई। रोज़ली ने बेला की सहज तालियों को स्वीकार नहीं किया, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि मेरी ओर आंखें घुमाई, लेकिन मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह थोड़ी नर्म पड़ गई थी। मुझे लगा कि यह इतना उल्लेखनीय नहीं था, मैं जानता था कि रोज़ली को प्रशंसा की कितनी लालसा थी। शायद मुझे उसे बेला द्वारा उसकी खूबसूरती के बारे में कही गई तारीफ भरी बातें बतानी चाहिए, लेकिन शायद वह मुझ पर यकीन न करे। अगर वह बेला को देखती अब, वह बेला को स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होते हुए देखेगी। इससे शायद रोज़ को और भी ज्यादा तसल्ली मिलेगी, लेकिन उसने देखने से इनकार कर दिया। फिर भी इससे मेरी उम्मीदें और बढ़ गईं। थोड़ा समय और ढेर सारी तारीफें। हम मिलकर रोज़ को जीत सकते हैं। एम्मेट भी बेला के उत्साहित आश्चर्य का आनंद ले रहा था। वह पहले से ही उससे ज्यादा प्यार करता था, जितना मैंने उम्मीद की थी, और उसे ये खेल एक उत्साहित दर्शकों के साथ ज्यादा मज़ेदार लगा। और जिस तरह रोज़ को प्रशंसा पसंद थी, उसी तरह एम्मेट को मज़ा पसंद था। कार्लिसले, एलिस और मैं दौड़े, जबकि रोसेली की टीम मैदान में उतरी। बेला ने बड़ी बड़ी आंखों और बड़ी मुस्कान के साथ मेरा अभिवादन किया। आप क्या सोचते हैं? मैंने पूछा। वह हंसी। एक बात तो पक्की है, मैं फिर कभी उबाऊ मेजर लीग बेसबॉल नहीं खेल पाऊंगी। और ऐसा लगता है कि आपने पहले भी ऐसा बहुत कुछ किया है।
फिर उसने अपने होंठ भींच लिए। मैं थोड़ी निराश हूँ। वह निराश नहीं दिखी। क्यों? अच्छा, यह अच्छा होगा यदि मैं ऐसी एक भी चीज़ ढूंढ सकूं जो आपने धरती पर बाकी सभी लोगों से बेहतर न की हो। रोसेली अकेली नहीं थी जो इस बात पर कराह रही थी, लेकिन वह सबसे ऊंची आवाज में कराह रही थी। गू गू आंखें कितनी देर तक चलेंगी? रोसेली ने पूछा। तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं तैयार हूँ, मैंने बेला से कहा। मैंने बल्ला वहीं से उठाया जहां एम्मेट ने उसे फेंका था और प्लेट की ओर चल दिया। कार्लिसल मेरे पीछे बैठ गया। एलिस ने मुझे जैस्पर की पिच की दिशा दिखाई। मैं चिल्लाया, काया। एम्मेट ने गेंद का पीछा करते हुए गुर्राते हुए कहा, जो अप्रत्याशित रूप से उछल रही थी। रोज दूसरे स्थान पर मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत समय पहले ही गेंद को पकड़ लिया। उसने मुझ पर गुस्सा किया और मैंने भी मुस्कुरा दिया। कार्लिसले ने प्लेट पर कदम रखा और अपने रुख में झुक गया। मैं उसकी मंशा और एलिस की भविष्यवाणी सुन सकता था कि वह सफल होगा। मैंने खुद को तैयार किया, हर मांसपेशी को उभारने के लिए तैयार किया। जैस्पर ने एक तेज कर्वबॉल फेंकी। कार्लिसले ने अपने बल्ले को बिल्कुल सही कोण पर रखा। मैं चाहता था कि मैं बेला को फिर से अपने कान ढकने की चेतावनी दे सकूं। कार्लिसले के कनेक्ट होने पर जो ध्वनि हुई, वह ऐसी नहीं थी जिसे बिजली के गड़गड़ाहट के रूप में स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। ये सौभाग्य की बात थी कि मनुष्य वे इतने निश्चिंत थे कि वे किसी भी अप्राकृतिक बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जंगल में दौड़ती हुई रोसेली की गूंजती हुई आवाज को सुन रहा था। अगर वह तेजी से आगे बढ़ती, लेकिन नहीं, तो एलिस गेंद को जमीन पर गिरते हुए देख सकती थी। गेंद अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही मैंने होम प्लेट पर गेंद को मारा। कार्लिसले पहले राउंड में ही था। जब मैं उससे कुछ फीट की दूरी पर रुका तो बेला ने तेजी से पलकें झपकाईं, मानो वह मेरे दौड़ने का पूरी तरह से अनुसरण नहीं कर पाई थी। जैस्पर, रोसेली ने जंगल में कहीं से आवाज लगाई। कार्लिसल तीसरे स्थान से आगे निकल गया। हमारी दिशा में तेजी से आती गेंद की आवाज पेड़ों के बीच से सीटी बजाती हुई आई। जैस्पर प्लेट की ओर भागा, लेकिन कार्लिसल उसके नीचे फिसल गया, इससे पहले कि गेंद जैस्पर की हथेली में जा गिरती। एस्मे ने पुकारा, सुरक्षित, सुंदर। एलिस ने हमें बधाई देते हुए हाथ ऊपर उठाकर हाई फाइव कहा। हम दोनों ने उसे बाध्य किया। हम सभी रोसेली के दांत पीसने की आवाज सुन सकते थे। मैं बेला के पास जाकर खड़ा हो गया, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में डालकर। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके गाल और नाक ठंड से गुलाबी हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। एलिस ने बल्ला उठाते समय गेंद को टिप करने के 100 अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन वह जैस्पर और एम्मेट से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। एम्मेट तीसरे स्थान के करीब था, ये जानते हुए कि एलिस के पास रोसेली की फील्डिंग से आगे निकलने की ताकत नहीं है। जैस्पर ने एक तेज गेंद फेंकी और एलिस ने उसे दाएं क्षेत्र की ओर बढ़ाया। उसने गेंद को पहले क्षेत्र की ओर दौड़ाया, उसे पकड़ा और एलिस के वहां पहुंचने से पहले ही उसे बेस पर टैग कर दिया। बाहर, मैंने एक बार बेला की उंगलियां दबाईं, फिर अपनी बारी लेने चला गया। इस बार मैंने रोसेली को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैस्पर ने धीमी पिच फेंकी, जिससे मुझे वह गति नहीं मिल पाई जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने गेंद को जमीन पर रखा, लेकिन रोसेली द्वारा मुझे रोकने से पहले ही मैं पहले स्थान पर पहुंच गया। कार्लिसले ने गेंद को सीधे चट्टानी जमीन पर पटक दिया। उम्मीद थी कि यह इतनी ऊंची उछलेगी कि मुझे बेस के आसपास जाने का मौका मिलेगा, लेकिन जैस्पर ने छलांग लगाई और इसे बहुत तेजी से वापस खेल में ले आया। एम्मेट ने मुझे तीसरे स्थान पर घेर लिया। एलिस प्लेट के पास पहुंचते ही संभावनाओं पर विचार करने लगी, लेकिन संभावनाएं उत्साहजनक नहीं थीं। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, गेंद को जितना हो सके उतनी तेजी से दाएं फाउल लाइन पर ले गई। जैस्पर ने लालच में नहीं आया, नहीं यहाँ तक कि उसे टैग आउट करने की कोशिश करने से पहले उसने गेंद को एम्मेट को वापस फेंक दिया, जो होम प्लेट के सामने ईंट की दीवार की तरह खड़ा था। मेरे पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे। उसे पार करने का कोई तरीका नहीं था,
लेकिन अगर हमारी पूरी टीम हमारे पारिवारिक नियमों के अनुसार बेस पर फंस गई तो इसका मतलब था कि पारी का स्वतः अंत हो गया। मैंने एममेट पर हमला किया, जो मेरे चयन से बहुत खुश था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके इर्द गिर्द नाचने की कोशिश कर पाता, रोसेली पहले ही शिकायत करने लगी थी। इसमें वह जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये भी परिवार के नियमों के खिलाफ था। बेशक एममेट ने मुझे टैग कर दिया, उसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। धोखेबाज, रोज फुसफुसाए। एस्मे ने मुझे डांटते हुए कहा, रोज सही कह रही है। मैदान में उतरो। मैंने कंधे उचकाए और मैदान की ओर चल दिया। रोज की टीम ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। वो और जैस्पर दोनों ही एममेट के बड़े हिट्स में से एक से बच निकले, हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि उसने धोखा दिया होगा। गेंद का रास्ता उड़ान में बदल गया, लगभग ऐसा लगा जैसे किसी छोटी चीज ने उसे रास्ते से हटा दिया हो, लेकिन मैं पेड़ों में इतना अंदर था कि यह नहीं देख पाया कि वो प्रक्षेप्य कहाँ से आया था। कम से कम मेरे पास एममेट को बाहर फेंकने का समय था। रोजली की अगली लंबी फ्लाई बहुत कम थी, एलिस इसे पकड़ने में सक्षम थी। जैस्पर फिर से बेस पर पहुंच गया, लेकिन मैंने एममेट की लाइन ड्राइव को जंगल में पहुंचने से पहले ही रोक दिया, और कार्लिसले और मैंने जैस्पर को तीसरे स्थान पर पहुंचने के रास्ते में अपने बीच में पकड़ लिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, मैंने बेला के बोर होने के संकेतों पर नजर रखी, लेकिन जब भी मैंने देखा, वह पूरी तरह से खेल में डूबी हुई दिखी। कम से कम उसके लिए तो ये कुछ नया था। मुझे पता था कि हम बेसबॉल खेलने वाले इंसानों की तरह नहीं दिखते। मैंने उसके हाव भाव पर नजर रखी और नैपन के खत्म होने का इंतजार किया। तूफान में हमारे पास अभी कुछ घंटे बचे थे और एम्मेट और जैस्पर इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। हालांकि अगर बेला थकी हुई होती या बहुत ठंडी होती तो मैं खुद को माफ कर देता। मैं अंदर ही अंदर सिहर गया, ये सोचकर कि रोजली के साथ यह कितना अच्छा होगा। ठीक है, वो बच जाएगी। स्को में उतार चढ़ाव के कारण शिष्टाचार कमजोर हो गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि बेला हमारे बारे में क्या सोचेगी, एस्मे की चेतावनी के बावजूद। लेकिन जब रोजली ने चिल्लाकर कहा कि मैं एक दयनीय धोखेबाज उपकरण हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी फ्लाई बॉल को पकड़ने के लिए किस पेड़ पर चढ़ना है, और बाद में एक कोड़ी सुअर तीसरे स्थान पर उसे टैग करना, बेला ने एस्मे के साथ हंसी। रोजली अकेली नहीं थी जो हमारे खेलने के दौरान अपमान कर रही थी, लेकिन इस बार कार्लिसले अकेला व्यक्ति नहीं था जो ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर था, हालांकि मैं इस चिड़ी हुई रोसेली को उससे कहीं अधिक देख सकता था, जितना कि अगर मैं उसकी बकवास बातों का जवाब देता। तो यह एक जीत वाली स्थिति थी। हम 11वीं पारी में थे, हमारी पारी कभी भी कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चलती थी। हम किसी खास नंबर पर नहीं रुकते थे, हम बस तब खत्म करते थे जब तूफान खत्म होता था और कार्लिसले पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। एलिस को एक और बड़ा हिट आने का अंदाजा था और मैं चाहता था कि हम में से कोई बेस पर हो। निश्चित रूप से एम्मेट माउंड पर अपनी बारी लेते हुए कार्लिसले को पीछे छोड़ते हुए तेज स्ट्राइक फेंकने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक पाया, और इस तरह उसे वह सारी शक्ति मिल गई जिसकी उसे गेंद को इतनी जोर से कुचलने के लिए जरूरत थी कि वह उस जगह से बहुत दूर चली गई जहां रोजली को उसे रोकने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहाड़ों से आवाज गूंज रही थी, गड़गड़ाहट से ज्यादा विस्फोट की तरह। जब वह ध्वनि अभी भी हमारे चारों ओर गूंज रही थी, तो एक अन्य ध्वनि ने मेरा ध्यान खींचा। ओह! एलिस के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे किसी ने उसे मुक्का मारा हो। उसके दिमाग में कई तस्वीरें उमड़ रही थीं। नए भविष्य की एक झड़ी बेतरतीब ढंग से घूम रही थी, जो एक दूसरे से अलग थलग लग रही थी। कुछ बहुत ही चमकदार थे और कुछ इतने अंधेरे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हजारों अलग अलग पृष्ठभूमियां, जिनमें से ज्यादातर अपरिचित थीं। इस पल से पहले जिस भविष्य को लेकर वह पूरी तरह आश्वस्त थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ भी बदला था, वह इतना बड़ा था कि उसने हमारे भाग्य का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं छोड़ा। एलिस और मैं दोनों ही घबराहट से कांप उठे। उसने ध्यान केंद्रित किया। तेजी से काम करते हुए उसने नए विशन को उनकी शुरुआत में वापस खोजा।
मंथन करने वाली छवियां वर्तमान के बहुत करीब एक संकीर्ण क्षण में फंस गईं, लगभग तत्काल। 3 अजनबियों के चेहरे, 3 पिशाचों को उसने हमारी ओर दौड़ते देखा। मैं बेला की ओर दौड़ा और उसके साथ तुरंत भागने की सोच रहा था। लेकिन निकट भविष्य में हम अकेले थे, संख्या में कम। एलिस, एस्मे ने पूछा। जैस्पर एलिस की तरफ तेजी से बढ़ा, उससे भी अधिक तेजी से कि मैं बेला की तरफ बढ़ा। मैंने नहीं देखा, एलिस फुसफुसाया। मैं नहीं बता सकती। वो अब कल्पनाओं की तुलना कर रही थी। पुराने वाले जिसमें कल रात 3 अजनबी घर के पास आएंगे। यह एक ऐसा भविष्य था जिसके लिए मैं तैयार थी। उस कल्पना में बेला और मैं बहुत दूर थे। कुछ ने उनकी योजनाएं बदल दी थीं। वो कुछ ही मिनटों में इस नई समयरेखा में आगे बढ़ गई। एक दोस्ताना मुलाकात की संभावना थी, परिचय, एक अनुरोध। एलिस को एहसास हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन मैं इस तथ्य पर अड़ा हुआ था कि बेला इस दृश्य में चुपचाप पृष्ठभूमि में थी। इस समय हम सभी एक घेरे में खड़े थे, एलिस हमारे बीच में थी। कार्लिसले ने झुककर अपना एक हाथ उसकी बांह पर रख दिया। क्या है, एलिस? एलिस ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मानो वह चित्रों को जबरन अंदर डालने की कोशिश कर रही हो। उसके सिर को एक तरह से लाइन में खड़ा करना जो समझ में आता था। वे बहुत यात्रा कर रहे थे। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जल्दी। मैं देख सकता हूँ कि पहले मेरा नजरिया गलत था। क्या बदल गया? जैस्पर इतने लंबे समय से एलिस के साथ था कि वो मुझसे बेहतर जानता था कि उसकी प्रतिभा किस प्रकार काम करती है। उन्होंने हमें बजाते हुए सुना, एलिस ने हमें बताया, अजनबी लोग घटनाओं के दोस्ताना संस्करण में ये जानकारी बताते थे। और इसने उनका रास्ता बदल दिया। सब लोग बेला को घूर रहे थे। कितनी जल्दी? कार्लिसले ने मेरी ओर मुड़ते हुए पूछा। मेरे लिए दूर से सुनना आसान नहीं था। इससे मदद मिली कि इस तरह की देर रात, तूफानी रात में, हमारे आसपास के पहाड़ ज्यादातर इंसानों से खाली थे। इससे और भी मदद मिली कि उस इलाके में कोई और पिशाच नहीं था। पिशाचों के दिमाग थोड़े ज्यादा गूंजते थे, मैं उन्हें ज्यादा दूरी से सुन सकता था, उन्हें ज्यादा आसानी से पहचान सकता था। इसलिए मैं उन्हें ढूंढने में सक्षम था एलिस के विशन में देखे गए स्थलों की मदद से, लेकिन मैं केवल सबसे ज्यादा प्रभावशाली विचारों को ही पकड़ पाया। 5 मिनट से भी कम समय है, मैंने उससे कहा। वे दौड़ रहे हैं, वे खेलना चाहते हैं। उसकी नज़र फिर बेला पर पड़ी। तुम्हें उसे यहाँ से भगाना होगा। क्या आप इसे बना सकते हैं? एलिस ने मेरे लिए संभावना के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। भागने की कोशिश करते हुए, बेला मेरी पीठ पर थी। बेला ने मुझे बहुत धीमा नहीं किया, यह उसके वजन का बोझ नहीं था, बल्कि उसे चोट न पहुंचाने के लिए सावधानी से चलने की जरूरत थी जिसने मुझे बाधित किया, लेकिन मैं उतना तेज नहीं हो सकता था। ये किनारा उस दूसरे भविष्य से जुड़ा था जिसे मैंने देखा था। हम घिरे हुए थे, संख्या में कम थे। अजनबी लोग बेसबॉल के प्रति इतने उत्साही नहीं थे कि वे लापरवाह हो जाएं। एलिस ने देखा कि वे 3 अलग अलग कोनों से समाशोधन पर आएंगे, निगरानी करेंगे, फिर एकजुट होकर मोर्चा पेश करेंगे। अगर उनमें से किसी ने मुझे भागते हुए सुना, तो वे जांच करने के लिए आएंगे। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं ले जा रहा हूँ। कार्लिसले के विचार चिंता से भर गए। इसके अलावा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो ये है कि वे गंध को पकड़ लें और शिकार करना शुरू कर दें। कितने? एम्मेट ने पूछा। 3, एलिस गुर्राए। एम्मेट ने नाक भान सिकुड़ी। उसकी आवाज तनाव के साथ इतनी बेमेल थी कि मैं बस उसे खाली आंखों से देखता रह गया। 3, उसने उपहास किया। उन्हें आने दो। कार्लिसले विकल्पों पर विचार कर रहा था, लेकिन मैं पहले से ही देख सकता था कि केवल एक ही विकल्प था। एम्मेट सही था, हम में से इतने लोग थे कि लड़ाई शुरू करने के लिए अजनबियों को आत्मघाती होना पड़ेगा। चलो खेल जारी रखते हैं, कार्लिसले ने सहमति जताई, हालांकि मुझे ये जानने के लिए लोगों के मन को पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि वह इस निर्णय से कितना नाखुश था। एलिस ने कहा कि वे बस उत्सुक थे। एलिस ने यहाँ समाशोधन में मुठभेड़ की सभी संभावनाओं को खंगालना शुरू कर दिया। अब जब निर्णय हो चुका था, तो तस्वीरें और भी ठोस हो गई थीं।
ऐसा लग रहा था कि अधिकांश लोग शांतिपूर्ण थे, हालांकि वे सभी तनाव से शुरू हुए थे। परिणामों के स्पेक्ट्रम पर कुछ अपवाद थे जहां कुछ ने गतिरोध को प्रज्वलित किया, लेकिन वे कम स्पष्ट थे। एलिस नहीं देख पा रही थी कि संघर्ष को क्या ट्रिगर करेगा, कुछ निर्णय अभी किए जाने हैं। उसे कोई स्थिर संस्करण नहीं दिख रहा था जिसके परिणामस्वरूप यहाँ शारीरिक लड़ाई हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाई थी। मैंने फिर से चमकती हुई धूप देखी, और हम दोनों में से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह कहाँ देख रही थी। मैं जानता था कि कार्लिसले का निर्णय ही एकमात्र निर्णय था, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी था। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था? एडवर्ड, एस्मे फुसफुसाया, क्या वे प्यासे हैं? क्या वे अब शिकार कर रहे हैं? प्यास उनके विचारों में नहीं थी, और एलिस की दृष्टि में, हर पल अधिक स्पष्ट, उनकी आंखें तृप्त लाल थीं। मैंने उसकी ओर सिर हिलाया। कम से कम ये तो कुछ बात है। वह भी मेरी तरह ही भयभीत थी। उसके विचार भी मेरी तरह बेला के खतरे में होने के विचार में उलझे हुए थे। हालांकि एस्मे कोई लड़ाकू नहीं थी, लेकिन मैं सुन सकता था कि इस बात ने उसे कितना उग्र महसूस कराया। वह बेला की रक्षा ऐसे करेगी जैसे वो उसकी अपनी बच्ची हो। तुम पकड़ो, एस्मे, मैंने निर्देश दिया। मैं अभी कॉल करता हूँ। एस्मे ने तुरंत मेरी जगह ले ली, लेकिन उसका ध्यान बेला की स्थिति पर ही केंद्रित था। कोई भी खेत में दूर तक जाने को उत्सुक नहीं था। वे जंगल की ओर कान लगाए हुए पास पास मंडराते रहे। एलिस, एस्मे की तरह, बेला से दूर जाने का इरादा नहीं रखती थी। उसके सुरक्षात्मक विचार बिल्कुल एस्मे जैसे नहीं थे, मातृत्व के रूप में नहीं, लेकिन मैं देख सकता था कि वह भी किसी भी कीमत पर बेला की रक्षा करेगी। मेरे अंदर बीमार होने की भावना के बावजूद, मैं उनकी प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता की भावना महसूस कर सकता था। अपने बाल नीचे कर लो, मैंने बेला से धीरे से कहा। यह कोई बहुत बड़ा भेस नहीं था, लेकिन सबसे स्पष्ट मानवीय चीज थी उसकी गंध और दिल की धड़कन के अलावा उसकी त्वचा। जितना ज्यादा हम उसे छिपा सकते थे। उसने तुरंत अपनी पोनीटेल से बैंड निकाला और अपने बालों को झटकते हुए चेहरे पर गिरा दिया। ये स्पष्ट था कि वह छिपने की जरूरत समझ रही थी। अभी बाकी लोग आ रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन संतुलित थी। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल शांत रहो, चुप रहो, और कृपया मेरी तरफ से मत हिलो। मैंने उसके चेहरे को छुपाने के लिए उसके बालों की कुछ लटों को बेहतर स्थान पर रखा। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, एलिस ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे मैदान के उस पार से उसकी गंध आ रही थी। मुझे पता है, मैंने झट से कहा। एस्मे ने तुमसे क्या पूछा? बेला फुसफुसाए। मैंने झूठ बोलने के बारे में सोचा। वह पहले से ही डरी हुई होगी, लेकिन मैंने उसे सच बता दिया। क्या उन्हें प्यास लगी थी? उसका दिल धड़कने लगा, फिर पहले से भी अधिक तेज हो गया। मुझे दूसरों के खेल जारी रखने का दिखावा करने का स्पष्ट एहसास था, लेकिन मेरा दिमाग आगे क्या होने वाला है इस पर इतना केंद्रित था कि मुझे उनके दिखावे का कुछ भी पता नहीं चला। एलिस ने अपने सपनों को ठोस होते देखा। मैंने देखा कि वे कैसे अलग हो जाएंगे, वे कौन से रास्ते अपनाएंगे और हमसे भिड़ने से पहले वे कहाँ फिर से इकट्ठा होंगे। मुझे ये देखकर राहत मिली कि उनमें से कोई भी समाशोधन में प्रवेश करने से पहले बेला के पिछले रास्ते को पार नहीं करेगा। शायद यही कारण था कि एलिस की सौहार्दपूर्ण लेकिन सतर्क बैठक की दृष्टि दृढ़ थी। बेशक, एक बार जब वे यहाँ थे तो सैकड़ों संभावनाएं थीं। मैंने खुद को कई बार बेला का बचाव करते हुए देखा, बाकी लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। रोज़ली ने एम्मेट का पक्ष लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 5 उसके अलावा, कुछ नाजुक भविष्य के धागे थे जहां ये लड़ाई की बात आई, लेकिन वे भाप की तरह अवास्तविक थे। मैं परिणाम के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाया। मैं उनके मन की आवाज़ सुन सकता था, जो अभी भी दूर थी लेकिन स्पष्ट थी। ये स्पष्ट था कि उनमें से किसी को भी हमारे प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। हालांकि झुंड के पीछे चलने वाली लाल बालों वाली मादा एलिस ने देखी थी, वह चिंता से घबराई हुई थी। अगर उसे कोई संकेत मिलता कि हम आक्रामक हैं, तो वह भागने के लिए तैयार थी।
दो नर बस कुछ मनोरंजन की संभावना के बारे में उत्साहित थे। वे अजनबियों के समूह के पास जाने में सहज लग रहे थे और मैंने मान लिया कि वे खानाबदोश थे जो यहाँ उत्तर में काम करने के तरीके से परिचित थे। वे अब अलग हो रहे थे और खुद को उजागर करने से पहले पूरी सावधानी बरत रहे थे। अगर बेला यहाँ नहीं होती, अगर उसने हमें खेलते हुए देखने के लिए अपनी शाम बिताने के विचार को अस्वीकार कर दिया होता, तो शायद मैं उसके साथ होता और कार्लसले ने मुझे फ़ोन करके बताया होता कि अजनबी लोग जल्दी आ गए हैं। बेशक मैं चिंतित हो जाता, लेकिन मुझे पता होता कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि मुझे इस संभावना का पहले से अंदाजा लगा लेना चाहिए था। पिशाचों के खेल की आवाज़ एक बहुत ही खास आवाज़ थी। अगर मैंने सभी संभावित संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए समय लिया होता, अगर मैंने एलिस के कल आने वाले अजनबियों के सपने को सच मानकर स्वीकार नहीं किया होता, अपनी घड़ी को इस पर सेट किया होता, तो मैं उत्साही होने के बजाय सतर्क होता। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि अगर यह मुलाकात 6 महीने पहले हुई होती, बेला का चेहरा देखने से पहले, तो मुझे कैसा महसूस होता। मुझे लगा कि मैं बेफिक्र होता। एक बार जब मैंने इन आगंतुकों के मन को देखा होता, तो मुझे विश्वास हो जाता कि चिंता की कोई बात नहीं है। शायद मैं नई लोगों की नवीनता और हमारे सामान्य खेल के पैटर्न में उनके द्वारा जोड़े जाने वाले बदलाव को लेकर उत्साहित भी होता। अब मुझे भय, घबराहट और अपराध बोध के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे खेद है, बेला, मैंने इतनी ऊंची सांस ली कि वह सुन सके। अजनबी इतने करीब थे कि मैं उनसे ज्यादा आवाज में बात नहीं कर सकता था। तुम्हारी इस तरह से पोल खोलना बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदारी थी। मुझे बहुत खेद है। वो बस मुझे घूरती रही, उसकी आंखों की पुतलियों के चारों ओर सफ़ेदी दिख रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मेरी चेतावनी के कारण चुप रही, या फिर उसके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं था। अजनबी लोग समाशोधन के दक्षिण पश्चिम कोने में फिर से मिले। अब उनकी हरकतें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपनी स्थिति बदली ताकि मेरा शरीर उसके शरीर को छिपा सके और उसके दिल की धड़कन की लय के साथ चुपचाप अपना पैर थपथपाना शुरू कर दिया, ताकि मैं ध्वनि के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बनाकर इसे यथासंभव छिपा सकूं। कार्लसले ने उनके आने वाले पैरों की फुसफुसाहट का सामना करने के लिए अपना चेहरा घुमाया और बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। हम अपनी किसी भी खूबी को नहीं बताएंगे, लेकिन दिखावा करेंगे कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास हमारी व्यापक पिशाच इंद्रियों के अलावा और कुछ नहीं है। हम जड़वत, निश्चल होकर प्रतीक्षा करने लगे, मानो हम अपने आसपास की चट्टान को काटकर बनाए गए हों। 5 उसके अलावा कुछ नाजुक भविष्य के धागे थे जहां ये लड़ाई की बात आई, लेकिन वे भाप की तरह अवास्तविक थे। मैं परिणाम के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाया। मैं उनके मन की आवाज़ सुन सकता था, जो अभी भी दूर थी लेकिन स्पष्ट थी। ये स्पष्ट था कि उनमें से किसी को भी हमारे प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। हालांकि झुंड के पीछे चलने वाली लाल बालों वाली मादा एलिस ने देखी थी, वह चिंता से घबराई हुई थी। अगर उसे कोई संकेत मिलता कि हम आक्रामक हैं, तो वह भागने के लिए तैयार थी। 2 नर बस कुछ मनोरंजन की संभावना के बारे में उत्साहित थे। वे अजनबियों के समूह के पास जाने में सहज लग रहे थे और मैंने मान लिया कि वे खानाबदोश थे जो यहाँ उत्तर में काम करने के तरीके से परिचित थे। वे अब अलग हो रहे थे और खुद को उजागर करने से पहले पूरी सावधानी बरत रहे थे। अगर बेला यहाँ नहीं होती, अगर उसने हमें खेलते हुए देखने के लिए अपनी शाम बिताने के विचार को अस्वीकार कर दिया होता, तो शायद मैं उसके साथ होता और कार्लसले ने मुझे फ़ोन करके बताया होता कि अजनबी लोग जल्दी आ गए हैं। बेशक मैं चिंतित हो जाता, लेकिन मुझे पता होता कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि मुझे इस संभावना का पहले से अंदाजा लगा लेना चाहिए था। पिशाचों के खेल की आवाज़ एक बहुत ही खास आवाज़ थी। अगर मैंने सभी संभावित संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए समय लिया होता, अगर मैंने एलिस के कल आने वाले अजनबियों के सपने को सच मानकर स्वीकार नहीं किया होता, अपनी घड़ी को इस पर सेट किया होता, तो मैं उत्साही होने के बजाय सतर्क होता। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि अगर यह मुलाकात 6 महीने पहले हुई होती, बेला का चेहरा देखने से पहले, तो मुझे कैसा महसूस होता।
मुझे लगा कि मैं बेफिक्र होता। एक बार जब मैंने इन आगंतुकों के मन को देखा होता तो मुझे विश्वास हो जाता कि चिंता की कोई बात नहीं है। शायद मैं नए लोगों की नवीनता और हमारे सामान्य खेल के पैटर्न में उनके द्वारा जोड़े जाने वाले बदलाव को लेकर उत्साहित भी होता। अब मुझे भय, घबराहट और अपराध बोध के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे खेद है, बेला, मैंने इतनी ऊंची सांस ली कि वह सुन सके। अजनबी इतने करीब थे कि मैं उनसे ज्यादा आवाज में बात नहीं कर सकता था। तुम्हारी इस तरह से पोल खोलना बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदारी थी। मुझे बहुत खेद है। वो बस मुझे घूरती रही, उसकी आंखों की पुतलियों के चारों ओर सफ़ेदी दिख रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मेरी चेतावनी के कारण चुप रही, या फिर उसके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं था। अजनबी लोग समाशोधन के दक्षिण पश्चिम कोने में फिर से मिले। अब उनकी हरकतें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपनी स्थिति बदली ताकि मेरा शरीर उसके शरीर को छिपा सके और उसके दिल की धड़कन की लय के साथ चुपचाप अपना पैर थपथपाना शुरू कर दिया, ताकि मैं ध्वनि के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बनाकर इसे यथासंभव छिपा सकूं। कार्लिसले ने उनके आने वाले पैरों की फुसफुसाहट का सामना करने के लिए अपना चेहरा घुमाया और बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। हम अपनी किसी भी खूबी को नहीं बताएंगे, लेकिन दिखावा करेंगे कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास हमारी व्यापक पिशाच इंद्रियों के अलावा और कुछ नहीं है। हम जड़वत, निश्चल होकर प्रतीक्षा करने लगे, मानो हम अपने आसपास की चट्टान को काटकर बनाए गए हों।